वान फ्लावर पैलेस की लॉर्ड याओ युए का एट्रीब्यूट चेक करने को कहता है। सिस्टम बताता है कि शिफ्टिंग फ्लावर पैलेस की याओ युए, जिसे दुनिया की सबसे सुंदर कल्टीवेटर का टाइटल मिला हुआ है, इसकी मार्शल आर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन स्वॉर्ड को टक्कर देती है। वॉरियर वान तियान, जिसे गॉड ऑफ वार का टाइटल मिला हुआ है, याओ युए उसकी टक्कर की कल्टीवेटर है। कल्टीवेशन, प्रोफाउंड सावरेन अर्ली स्टेज, स्किल, ब्राइट जेड और शिफ्टिंग फ्लावर, वेपन, एल्यूमिनेट जेड स्वॉर्ड। वान उसका स्टेटस देख कहता है, याओ युए तुम तो सच में बहुत पावरफुल हो। जिसके बाद हम देखते हैं सम्मन पोर्टल से एक सुंदर सी लड़की बाहर आती है, जिसे देख वान कहता है ये तो वाकई में बहुत सुंदर है। याओ युए वान को ग्रीट करती है, जिसे देख वान कहता है दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मुझे इतनी रिस्पेक्टफुली ग्रीट कर रही है, ये तो सच में बहुत कूल है। वान कहता है अब तुम गिल्ड का हिस्सा हो, तुम मेरे आसपास ही रहना। याओ युए उसकी बात मान वहां बैठ जाती है। याओ युए की पावर से वान को सर्दी लग जाती है और ये देख वान याओ को आराम करने को कहता है। वो कहता है जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें बुला लूंगा। जिसके बाद याओ युए वहां से चली जाती है। वान कहता है याओ युए की ब्राइट जेड मार्शल आर्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने तो कोई स्किल्स भी यूज नहीं की और मेरी कुल्फी जम रही है। जिसके बाद हम देखते हैं याओ युए को जो सेक्ट के किसी रूम में जाती हुई दिखाई देती है। डीमन भी वही जगह चेक कर रहा होता है और कहता है ये एक एंशिएंट हिडन सेक्ट है, तो यहाँ हम गिने चुने लोग ही क्यों हैं? सेक्ट के बाकी एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? क्या डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में हम गिने चुने लोग ही हैं? और डीमन एक दरवाजे पे लात मारकर उसे खोलता है। दरवाजे पे डेमन का पैर लगते ही वो जमने लगता है, जिसे देख डीमन डर जाता है और पूछता है आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या चल रहा है। दरवाजा खोलने पर उसे अंदर याओ युए दिखाई देती है, जो कहती है अगर तुमने बिना बताए दोबारा इसी हरकत की तो तुम मारे जाओगे। जिसे सुन डीमन दरवाजा बंद कर वहां से भागकर छुप जाता है। डीमन कहता है एक और सावरेन रेल्म एक्सपर्ट। डीमन कहता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के सभी पावरफुल लोग गहरी नींद में है शायद, और मैंने गलती से किसी की नींद खराब कर दी। मुझे अपने बर्ताव पर ध्यान देना होगा, ऐसा न हो मेरे शोर शराबे से कोई गुस्से में आकर मुझे मार दे। फिर हम देखते हैं अगले दिन का सीन। लिनफे मोटू के रूम के बाहर खड़ी है। मोटू पूछता है जूनियर सिस्टर क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लिनफे मोटू को सॉरी कहती है और एक जोरदार चाटा मारती है उसे। मोटू उड़ता हुआ जमीन पर गिरता है और रोंदू सा मुंह बनाकर कहता है जूनियर सिस्टर तुम मुझे क्यों मार रही हो? लिनफे कहती है मास्टर वांग सच कह रहे थे, लेकिन के पास एक खतरनाक फिजिक है। मैंने अपनी 10% पावर्स का यूज किया पर इसे कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। लिनफे मोटू से कहती है सीनियर ब्रदर मैं तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रही हूँ। मोटू कहता है मेरी भलाई के लिए? जूनियर सिस्टर तुमने मुझे मारा, क्या तुम्हें मेरी पोजीशन से जलन हो रही है? क्या तुम मुझे मारने आई हो मेरी पोजीशन के लिए? लिनफे बताती है कि सीनियर ऐसा कुछ नहीं है, मास्टर वांग ने मुझे यहाँ भेजा है ताकि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर सकूं, और मास्टर ने मुझे ध्यान रखने को कहा है कि मैं तुम्हें जान से ना मार दूं। मास्टर वांग ने बताया है कि तुम्हारे पास एक खतरनाक फिजिक है। मोटू कहता है खतरनाक फिजिक? तो आज तक मुझे इस बारे में क्यों पता नहीं चला? जूनियर सिस्टर क्या मैंने कोई गलती की है या मैंने मास्टर को गुस्सा दिलाया है? लिनफे कहती है सीनियर तुम्हारे पास सच में एक खतरनाक फिजिक है। मोटू चौंकता हुआ कहता है क्या सच में मैं कोई जीनियस हूँ? और अगर ऐसा है तो मैं अभी भी मोर्टल क्यों हूँ? अगर मैं सच में कोई जीनियस होता तो मैं कल्टीवेट क्यों नहीं कर पा रहा? लिनफे कहती है क्योंकि तुम्हारा फिजिक अभी पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हुआ है। मोटू खुश होकर पूछता है इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लिनफे मोटू को जोरदार लात मारती है और कहती है तुम्हें मार खानी होगी। मोटू लिनफे से कहता है जूनियर सिस्टर ये काम मास्टर वांग क्यों नहीं कर सकते? लिनफे बताती है कि अगर मास्टर वांग तुम्हें मारेंगे तो तुम एक थप्पड़ में मार सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारी पिटाई करने आई हूँ। मोटू घबराता हुआ कहता है जूनियर सिस्टर मुझ पे रहम करना और थोड़ा आराम से मारना। वांग बिल्डिंग के बाहर से मोटू की आवाज सुन रहा होता है और कहता है दोनों भाई बहन प्रैक्टिस कर रहे हैं, जल्दी ही ली की फिजिक एक्टिवेट हो जाएगी और वो भी एक ग्रेट जीनियस कहलाएगा। वांग कहता है मैं भी ली की मदद करना चाहता हूँ उसका फिजिक एक्टिवेट करने में। मोटू मास्टर वांग को बचाओ बचाओ आवाज लगा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं
लिन शियो पहाड़ की चोटी पर। लिंग्यून सेक्ट में जहां सेक्ट मास्टर चेन फैन भी है। कोई मास्टर चेन फैन को बताता है कि डीमन सीलिंग गैदरिंग के लिए सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं। लिंग्यून सेक्ट के ग्रेट एल्डर कहते हैं चेन सिन को प्रोफाउंड जनरल रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। मुझे डर है कि लिंग्यून सेक्ट इस बार डीमन सीलिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएगा। दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमारा सेक्ट एक ओल्ड एज होम बनकर रह गया है। सेक्ट मास्टर कहते हैं डीमन सीलिंग गैदरिंग में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। लिंग्यून सेक्ट को किसी भी हाल में इसमें हिस्सा लेना होगा। अगर हमारा सेक्ट डीमन सीलिंग गैदरिंग में अच्छा परफॉर्म करता है तो हमारा सेक्ट योरी एकेडमी को ज्वाइन कर सकता है। इस बार ऊपर से ऑर्डर है कि इस बार की गैदरिंग में यंग लोग ही हिस्सा ले सकते हैं और हमारे सेक्ट की यंगर जनरेशन अभी मीडियम स्पिरिट रेल्म में ही है। हम बाकी सेक्ट के जीनियस से मुकाबला नहीं कर सकते। सेक्ट मास्टर पूछते हैं कि सिंग्याओ माउंटेन से बाहर क्या हो रहा है। एल्डर बताते हैं चांगलिंग के मार्की ने लिन फैमिली को बर्बाद कर दिया है। लिन फैमिली की यंग लेडी सिंग्याओ माउंटेन के बाहर भाग चुकी है। चांगलिंग मार्की के यंग मास्टर उसका पीछा कर रहे थे। हमारे पास अभी यही जानकारी है। सेक्ट लीडर बताते हैं कि लिन फैमिली योरी एम्पायर के हाई ऑफिशियल की पोजीशन पर थे, फिर भी वो लोग मारे गए। हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते और मार्की का लड़का मिस लिन के पीछे पड़ा हुआ है तो हम उसकी भी मदद नहीं कर सकते। एल्डर बताते हैं कि कुछ दिन पहले सिंग्याओ माउंटेन से बाहर प्रोफाउंड जनरल रेल्म की एनर्जी को महसूस किया गया था। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ब्रेक थ्रो का ऑरा था। एल्डर की बात सुन सेक्ट मास्टर चौंकता है और पूछता है क्या सच में सिंग्याओ माउंटेन के पास कोई यंग कल्टीवेटर ब्रेक थ्रू करके प्रोफाउंड जनरल रेल्म में पहुंच चुका है। एल्डर बताते हैं मुझे इस बारे में ज्यादा खबर नहीं है। जो स्टूडेंट इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसने दूर से ही ऑरा महसूस किया था, वो कल्टीवेटर के ज्यादा पास नहीं गया था। जिसके बाद एल्डर प्लान बनाते हैं कि इस अजनबी को हमारे स्टूडेंट की जगह सेक्ट की तरफ से डेमन सीलिंग गैदरिंग में हिस्सा लेना होगा, जिससे शायद हमारा सेक्ट योरी एकेडमी में शामिल हो सके। एक यान प्रोफाउंड जनरल रेल्म कल्टीवेटर ये उतना अच्छा तो नहीं है, पर इसके जरिए हम डीमन सीलिंग गैदरिंग में हिस्सा ले सकते हैं। एल्डर सेक्ट मास्टर से पूछते हैं अगर वो किसी बड़े सेक्ट का हिस्सा हुआ तो हम क्या करेंगे। सेक्ट मास्टर कहते हैं अगर वो किसी बड़े सेक्ट से है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर अगर वो किसी छोटे सेक्ट का हिस्सा हुआ तो तुम उसका सेक्ट बर्बाद करके उसे हमारे सेक्ट में लेकर आओगे। जिसके बाद हम वांग को देखते हैं, जिसे सिस्टम बताता है कि वो 1000 सेक्ट पॉइंट के बदले 10 ड्रॉ कर सकता है। जिसके बाद वांग ड्रॉ करता है, जिससे उसे याओ यूए की 10% कल्टीवेशन पावर, साइमन की 5% कल्टीवेशन, येगुचान की स्वॉर्ड टेक्निक, याओ यूए की 20% कल्टीवेशन, याओ यूए की स्किल ब्राइट जेड मिलती है। जिसके बाद वो सब स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वान कहता है इतनी पावर्स के बाद अब मैं सेक्ट का ट्रम्प कार्ड बन गया हूं। फिर हम देखते हैं लिंग्यून सेक्ट के एल्डर को दूर एक पहाड़ी से डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को देख रहे होते हैं और कहते हैं सच में मैं इस वैली में अर्ली स्टेज प्रोफाउंड जनरल रेल्म कल्टीवेटर का ऑरा महसूस कर सकता हूं। एल्डर उस झोपड़ी की तरफ जाते और देखते हैं ये एक सेक्ट है, डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट, और वो कहते हैं हमारा लिंग्यून सेक्ट सिंग्याओ माउंटेन रेंज का सबसे बड़ा सेक्ट है। फिर भी हमारी हिम्मत नहीं कि हम अपने सेक्ट के नाम में इमॉर्टल शब्द का यूज करें। इस मामूली झोपड़ी की हिम्मत कैसे हुई इतना साहस करने की? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? इतना कहते ही झोपड़ी के अंदर से एल्डर की तरफ कोई अटैक करता है। अटैक इतना पावरफुल होता है कि एल्डर उड़ते हुए दूर एक चट्टान से टकराते हैं। एल्डर का सिर उस चट्टान में घुस गया है। एल्डर कहते हैं मैं लिंग्यून सेक्ट का ग्रेट एल्डर हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हमला करने की? जिसके बाद हम देखते हैं वांग और डीमन उस एल्डर के पीछे खड़े हैं। वांग कहता है लिंग्यून सेक्ट, मैंने कभी इस सेक्ट के बारे में सुना नहीं। डेमन एल्डर से कहता है तुम मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की बेइज्जती क्यों कर रहे थे? एल्डर सोच रहा होता है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, तुम इस छोटे से सेक्ट का हिस्सा हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामूली सी झोपड़ी में इतने पावरफुल एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं? एंट्री फेज से ऊपर की कल्टीवेशन वाले ही मुझे ऐसे एक अटैक में जख्मी कर सकते हैं। वांग कहता है हम डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट से हैं, हम मामले को शांति से निपटाते हैं। वांग डीमन से एल्डर से पूछताछ करने को कहता है। डीमन चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट मास्टर की इंसल्ट करने की? डीमन एल्डर को चट्टान समेत उठा लेता है
और कहता है तुम शायद अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हें इस पत्थर के साथ दफन करूं तो बोलना शुरू करो। एल्डर बताते हैं, मेरा नाम क्यू वानफेंग है और मैं ग्रेट एल्डर हूँ सिंग्याओ माउंटेन के सबसे बड़े सेक्ट लिंग्यून सेक्ट का। मुझे कुछ समय पहले यहाँ प्रोफान जनरल रैंक कल्टीवेटर का ऑरा फील हुआ था, तो मैं बस ये देखने आया था कि ये कल्टीवेटर कौन है। वांग सोचता है, ये शायद लिन फे के बारे में बात कर रहा है, जब उसने प्रोफाउंड जनरल रैंक में ब्रेक थ्रू किया था। वांग एल्डर से पूछता है, तुम उस प्रोफाउंड जनरल कल्टीवेटर को क्यों ढूंढ रहे हो? एल्डर बताते हैं कि डीमन सीलिंग गैदरिंग करीब आ रही है और हमारे सेक्ट के पास कोई प्रोफाउंड जनरल रैंक कल्टीवेटर नहीं है, तो हम उस गैदरिंग में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो हमारा सेक्ट अब नए टैलेंटेड लोगों को ढूंढ रहा है अपने सेक्ट के लिए। वांग पूछता है, ये डीमन सीलिंग गैदरिंग क्या है? एल्डर कहते हैं, क्या तुम्हें सच में इस बारे में कुछ नहीं पता? एल्डर कहते हैं, मुझे उम्मीद थी भी नहीं कि इतने छोटे सेक्ट को इस बारे में कुछ पता भी होगा। डीमन एल्डर को जमीन पर पटक कहता है, तुम्हें बड़बड़ाने को नहीं बोलने को कहा है। एल्डर बताते हैं, डीमन सीलिंग गैदरिंग ग्रेट डेमन शुवान शॉ की पावर्स के सप्रेस करने के लिए कराया जाता है। इस डेमन ने हजारों साल पहले यूरी एम्पायर में तबाही मचाई थी। सील होने के बाद भी उस डीमन की डीमोनिक एनर्जी लीक हो रही है, जिस वजह से वहां बाहर डीमन की संख्या बढ़ रही है। यूरी एम्पायर हर कुछ दशकों में ये कंपटीशन करवाता है, जिसमें यूरी एम्पायर के सभी पावरफुल सेक्ट हिस्सा लेते हैं, ग्रेट डेमन की पावर्स को सप्रेस कर उसे और कमजोर करने के लिए। पर इस बार यूरी के किंग ने नया फरमान जारी किया है कि इस बार की डीमन सीलिंग गैदरिंग में सिर्फ यंग जनरेशन हिस्सा लेगी, जिस वजह से सभी सेक्ट में हड़कंप मचा हुआ है। सब अपने डिसाइपल्स को ट्रेन करने में लगे हुए हैं और सब नए टैलेंट की तलाश में हैं ताकि वो गैदरिंग में टॉप की पोजीशन पा सके। वांग एल्डर से कहता है, तुम्हारी आंखें बड़ी कमजोर है, फिर भी तुम सही पसंद को ढूंढते हुए सही जगह पहुंच गए। एल्डर कहता है, सेक्ट लीडर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डीमन एल्डर के ऊपर बैठ कहता है, तुम जिस डीमन सीलिंग गैदरिंग की बात कर रहे हो वो मेरे लिए रखी जाती है। इतना सुन एल्डर की फट जाती है। एल्डर कहते हैं, तो इसका मतलब तुम? तभी डेमन एल्डर के करीब आकर कहता है, सही पहचाना तुमने, मैं ग्रेट डेमन शुवान शॉ, मैं ही हूँ। वांग डीमन को देख सोचता है कि ग्रेट यूरी एम्पायर के राजा इस डीमन से इतने डरे हुए हैं कि डीमन के सील होने के बावजूद उन्हें हर 10 साल में ये गैदरिंग रखनी पड़ती है ताकि वो डीमन की पावर को और सप्रेस कर पाए। ये तो अपने आप में एक अचीवमेंट है। वांग शुवान शॉ से पूछता है कि तुम यूरी एम्परर की सील से आजाद कैसे हुए? शुवान शॉ बताता है कि कई 100 सालों की कैद में रहकर मैंने एक नई टेक्निक बनाई सेपरेशन के लिए, जिसके बाद में सील से आजाद हो पाया, और जो वहां कैद है वो मेरा क्लोन है। वांग एल्डर से पूछता है कि ये डीमन सीलिंग लिस्ट क्या चीज है? एल्डर बताते हैं कि डीमन सीलिंग लिस्ट डीमन सीलिंग गैदरिंग की रैंकिंग को कहते हैं, जिसमें लोग मॉन्स्टर्स को मारकर रैंकिंग की टॉप पोजीशन हासिल करते हैं। अब तक की गई गैदरिंग में हमेशा एल्डरली लोगों ने हिस्सा लिया है, पर इस बार की गैदरिंग में सिर्फ यंगर जनरेशन हिस्सा लेने वाली है। वांग तो ये कंपटीशन यंग डिसिपल के बीच होने वाला है। ये डीमन सीलिंग गैदरिंग शायद मेरी मदद कर सके डिसिपल को रिक्रूट करने में। वांग एल्डर से पूछता है कि इस डेमन सीलिंग गैदरिंग में कितना समय है? एल्डर बताते हैं कि इसमें 1 महीने से भी कम का टाइम बचा है। वांग सोचता है कि 1 महीना, इतना समय काफी है। एल्डर कहते हैं, तुम्हें जो जानना था वो सब मैंने बता दिया, क्या अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ? वांग एल्डर से कहता है, अगर तुम्हें वो यंग प्रोफाउंड जनरल कल्टीवेटर मिल गया तो तुम क्या करोगे? एल्डर, मैं उसे अपने सेक्ट में ले जाऊंगा। वांग उसके बाद एल्डर, अगर वो किसी छोटे सेक्ट से हुआ तो मुझे उस सेक्ट को खत्म करना था। इतना सुन वांग डीमन से कहता है, इस एल्डर को खत्म कर दो, जिसके बाद डीमन एल्डर को मार डालता है। वांग कहता है, ये यूरी एम्पायर के सेक्ट इस डीमन से भी बुरे हैं। डीमन वांग से कहता है, मास्टर लिंग्यून सेक्ट से लोग यहाँ आ रहे हैं तो हमें भी सेक्ट विजिट करना चाहिए। वांग लिंग्यून सेक्ट कमजोर सेक्ट को दबाने में लगा है, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है, पर अगर उन्हें पता लगा कि हमने उनके सेक्ट के एल्डर को खत्म कर दिया है तो वो लोग हमारे सेक्ट के लिए और मुसीबत खड़ी करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं यूरी इंपीरियल कैपिटल के यूरी सिटी में चांगलिंग माकी लिन तियानसियोन को, जो एल्डर वांग से पूछते हैं कि ये अभी तक वापस क्यों नहीं आया।
उसे लिन फैमिली को खत्म करने में इतना समय क्यों लग रहा है? एल्डर वेन कहते हैं, योर हाइनेस, मैंने मास्टर यून यी को खबर भिजवा दी है, वो बस आते ही होंगे। एल्डर वेन के पास खबर आती है। माकी पूछते हैं कि उसने क्या खबर भेजी है। खबर पढ़ते ही एल्डर वेन के होश उड़ जाते हैं, जिसे देख माकी पूछते हैं, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या उसने फिर से कोई नई मुसीबत खड़ी कर दी है क्या? एल्डर वेन बताते हैं कि यंग मास्टर यून यी को किसी ने मार डाला। ये खबर सुन माकी गुस्से में लाल पीला हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं योरी एम्पायर के योरी सिटी में इंपीरियल गार्ड के चीफ कमांडर ली किनचेन को, जो देखता है कि माकी लिन तियानसियोन अपनी आर्मी के साथ आ रहा है। ली किनचेन माकी को रोक कहता है, माकी तुम्हें मालूम तो है ना, तुम चांगलिंग आर्मी के साथ इंपीरियल सिटी से बाहर नहीं जा सकते। ये एक क्राइम है। माकी कहता है, मुझे मालूम है, पर मेरी इकलौती औलाद को किसी ने सिंग्याओ माउंटेन रेंज के पास मार डाला, मैं ऐसे शांति से नहीं बैठ सकता। बदला लेने के बाद मैं खुद मैजेस्टी के पास जाकर उनसे माफी मांगूंगा। ली किनचेन ये सुन शॉक्ड हो जाता है कि लिन यून यी, माकी की इकलौती औलाद को किसी ने मार दिया, इतनी हिम्मत किसमें आ गई है? माकी गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है। उसे देख ली किनचेन कहता है, मुझे एक्शन लेने पे मजबूर मत करो। तभी ली किनचेन के पास मैसेज आता है कि माकी को जाने दो। इसके बेटे की मौत से ये पागल हो चुका है, ये बिना बदला लिए किसी की नहीं सुनने वाला। और माकी के बेटे पर हमला ये भी एक क्राइम है। इसे जाने दो और जब ये वापस आए तो इसे मेरे पास भेजना। ली किनचेन माकी से कहता है, तुम जा सकते हो, पर वापस आते ही तुम्हें मैजेस्टी के सामने हाजिर होना पड़ेगा और माफी मांगनी पड़ेगी। माकी मैजेस्टी को थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। जिसे जाता देख ली किनचेन कहता है कि कहीं तो खून खराबा होने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कुछ लोग मिलकर एक लड़के को टॉर्चर कर रहे होते हैं और वांग उन्हें ये सब करता देख रहा होता है। वो लड़का सबसे माफी मांग रहा होता है। उसे नहीं पता कि ये लोग उसे क्यों परेशान कर रहे होते हैं। बुली करने वाली टीम का लीडर कहता है, तुम कितने हैंडसम हो, मैं तुम्हें रिवॉर्ड में एक किस देना चाहूंगा। तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे तो ये पिटाई उसका रिवॉर्ड है। हमें पता चलता है कि ये LGTV यूनलिन सेक्ट का यंग मास्टर चेन सिन है। चेन सिन के चमचे आपस में बात कर रहे होते हैं, शुक्र है हमारे माँ बाप ने हमें बदसूरत बनाया, नहीं तो हमें भी मास्टर चेन सिन को झेलना पड़ता। अगर हम तीनों यूनलिन सेक्ट के सबसे बदसूरत लोग नहीं होते तो हमें मास्टर चेन सिन की सेवा का मौका कैसे मिलता? चेन सिन कहता है, सर्वेंट सर्वेंट होता है और तुम थोड़ी सी मार नहीं झेल पा रहे, तुम सच में यूजलेस हो। वांग ये सब देख और सुन रहा होता है। ये लियान सेक्ट भी एक घटिया सेक्ट है। तभी वांग को सिस्टम का मैसेज आता है कि उसने एक जीनियस डिसिपल को ढूंढ लिया है। जिसे देख वांग चौंक जाता है और सिस्टम से पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिस्टम बताता है कि ये जीनियस लिंग्यून सेक्ट से है। जिसे देख वांग गंदा सा मुंह बनाकर कहता है, मुझे ऐसे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। सिस्टम दिखता है कि जो बुली हो रहा है वो एक जीनियस कैंडिडेट है। जिसे देख वांग कहता है, अगर ये सच में जीनियस है तो ये इस हालत में क्यों है? क्या ये भी ली किन की तरह मोर्टल है और इसके पास भी कोई खतरनाक फिजिक है? जिसके बाद हम देखते हैं वांग आगे आके उस LGTBQ लीडर को रुकने के लिए कहता है। LGTBQ लीडर कहता है, ये कौन नमूना है जो मुझे रुकने के लिए कह रहा है? जिसके बाद LGTBQ लीडर उस लड़के को छोड़ वांग को देख कहता है, क्या तुम्हें मेरी किस्सिया चाहिए? जिसके बाद हम देखते हैं वांग याओ युए को सम्मन करता है और उसे LGTBQ लीडर को थप्पड़ मारने को कहता है। याओ युए को देख LGTBQ के चमचे कहते हैं, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? अपने चमचे की बात सुन लीडर भड़क जाता है और कहता है, कोई भी मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकता। LGTBQ लीडर याओ युए को खत्म करने के लिए कहता है। तीनों चमचे याओ युए को घेर लेते हैं। याओ युए एक चमचे के गाल पर हाथ लगाती है और तीनों चमचे की कुल्फी बन जाती है और याओ युए तीनों का सिर धड़ से अलग कर देती है। जिसे देख LGTB लीडर चौंक जाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग्यून सेक्ट के डिसाइपल को मारने की? याओ युए लीडर की तरफ अटैक करने जाती है, तभी वो लड़का जो मार खा रहा होता है वो याओ युए को रोक लेता है। याओ युए कहती है, इसने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया फिर भी तुम मुझे रोक रहे हो। LGTB लीडर कहता है, ली हे इसे खत्म कर दो, मैं तुम्हें इनाम में किस्सिया दूंगा। ली हे उस गे डिसिपल को गर्दन से पकड़ हवा में लटका देता है और उसका गला दबाकर उसकी गर्दन तोड़ देता है।
वान सिस्टम से ली हे के बारे में जानकारी मांगता है। सिस्टम वान से 1000 सेक्ट पॉइंट मांगता है, जिसे सुन वान कहता है कि इसकी डिमांड तो बढ़ती जा रही है। जिसके बाद सिस्टम बताता है कि लेह का असली नाम ली चांगोंग है, जिसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल है, जो कि प्रोफाउंड एम्परर रेल्म की पीक पर था, जो कि एक एक्सीडेंटल डेथ के बाद दोबारा रीइंकार्नेटेड हुआ है। वान सोचता है कि एक प्रोफाउंड एम्परर रेल्म एक एम्परर को अकेले हरा सकता है। तो जब लोग इसे परेशान कर रहे थे तो इसने उनका जवाब क्यों नहीं दिया। सिस्टम बताता है कि ली अपने राज को छुपाए रखने के लिए ऐसा कर रहा था, पर जिसने भी इसके साथ बुरा किया है वो अगले दिन संदिग्ध हालात में मरा हुआ मिला है। वान सिस्टम से ली हे की कर्ट कल्टीवेशन के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि रिइंकार्नेशन के बाद ली हे ने 1 साल में एंट्री फेस रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लिया है। वान ली हे से कहता है, तुमने अभी लीग्यून सेक्ट के यंग मास्टर को मारा है, ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते, हमारे सेक्ट में तुम सेफ रहोगे। ली हे वान से पूछता है, तुम हो कौन? वान कहता है, मैं जो भी हूं, मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है कि चांगोंग। ली हे सोचता है कि पूरे लीग्यून सेक्ट और सिंग्याओ माउंटेन रेंज में कोई प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट नहीं है, पर ये लड़की इसे अपना मास्टर कह रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। अगर हालात खराब हुए तो मैं अपना डोनाल्ड ट्रंप कार्ड यूज करके सिचुएशन से निपट सकता हूँ। ली हे वान के साथ जाने को मान जाता है। तभी वहां किसी की आवाज आती है, किसने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत की। जिसके बाद हम देखते हैं कोई बुढ़ू अपने कुछ आदमियों के साथ उनके पीछे खड़ा है। बुढ़ू याओ युए से पूछता है, क्या तुमने उन 3 बदसूरत आदमियों को मारा है जो मेरे गे बेटे की सिक्योरिटी के लिए थे? याओ युए, हाँ मैंने उन्हें मारा है। बुढ़ू कहता है, तो मेरे गे बेटे को भी तुम ही न मारा होगा, तुम किसी भी हाल में लिंगम से बाहर नहीं जा सकती। बुढ़ू के चमचे भी याओ युए की सुंदरता देख तीसरे पैर से स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे होते हैं। बुढ़ू कहता है, तुमने मेरे बेटे को मारा है तो तुम्हें मुझे एक बेटा देना पड़ेगा और हम इस मामले को सुलझा देंगे। वान कहता है, जब बाप ऐसा हो तो औलाद गे ही होगी। बुढ़ू याओ युए से कहता है, अगर तुमने मेरा पॉम अटैक डोज कर दिया तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, और अगर तुम डोज नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे साथ टपाटप करना होगा। जिसके बाद बुढ़ू याओ युए पर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जमीन पर खूनी पंजे का निशान बना हुआ है, चारों तरफ खून की बौछार होती है। जिसके बाद बुढ़ू के चमचे बुढ़ू की तारीफ करने लगते हैं। लिंग यून रेनिंग नीडल बहुत ही पावरफुल अटैक है, एल्डर ने उसे एक ही अटैक में खत्म कर दिया। बुढ़ू डेड बॉडी के पास जाकर कहता है, मेरे बेटे को मारने के बाद तुम्हें मौत ही मिलनी थी। ली हे वांग से कहता है, तुम उसे चेन फैन के हाथों मरता हुआ किसी देख सकते हो? वांग ली हे से पूछता है, क्या सच में तुमने याओ युए को मरते देखा है? तभी बुढ़ू का चमचा कहता है, मास्टर ये डेड बॉडी हमारे सेक्ट मेंबर की है। बुढ़ू ये सब देख चौंक जाता है और कहता, तो वो कहाँ है? याओ युए कहती है, मैंने तुम्हारी स्ट्राइक डोज के दी, अब तुम्हें मेरा अटैक डोज करना होगा। याओ युए बुढ़ू पर अटैक कर देती है। बुढ़ू भी अपनी पॉम स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं बुढ़ू की बॉडी में कई सारे आइस स्पीयर आर पार घुसे हुए हैं। ये सब देख बुढ़ू के चमचे डर के मारे कांपने लगते हैं। वान कहता है, मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का लीडर ये घोषणा करता हूं कि लीग्यून सेक्ट आज से बंद होता है। याओ युए और वान वहां से चले जाते हैं। एक चमचा कहता है कि यमराज चले गए। दूसरा चमचा कहता है, उसे क्या लगता है उसके कहने से ये सेक्ट बंद हो जाएगा। अब जब सेक्ट लीडर और उनका बेटा दोनों मारे जा चुके हैं तो हमें सेक्ट के लिए नए लीडर को चुनना पड़ेगा। दूसरा चमचा कहता है, लिग्यूआन सेक्ट को लीडर की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ सेक्ट पर गिरता है और पूरा लिंग युआन सेक्ट खत्म हो जाता है। तभी वहां माकी की एंट्री होती है। माकी चमचे से पूछता है, क्या तुम चेन फैंग हो? चमचा कहता है, नहीं मैं चेन फैंग नहीं हूँ, हमारे सेक्ट मास्टर चेन फैंग की मौत हो गई है। माकी बताता है कि मैं योरी एम्पायर के चांगलिन का माकी हूँ। क्या तुम्हें पता है मेरे बेटे लिन यून यी को किसने मारा है? ये सुन चमचे की फट के चार हो जाती है और वो कहता है, इतनी हिम्मत किसमें है जो माकी के बेटे को मार सकता है? चमचा माकी से कहता है कि मुझे पता है यांग मास्टर को किसने मारा है। यांग मास्टर और लिग्यूआन सेक्ट मास्टर को डिवाइन इमोर्टल सेक्ट मास्टर वांग ने मारा है। वांग याओ युए और अपने नए डिसाइपल के साथ वापस अपने सेक्ट पहुंचते हैं। वांग ली हे को उसका सेक्ट ज्वाइन करने कहता है।
ली हे सेक्ट की तरफ देखता है। एक छोटी की झोपड़ी जिसपे लिखा है डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट। ली हे कहता है मेरी पिछली लाइफ में मैं प्रोफाउंड एम्परर रेल्म एक्सपर्ट था। अगर मैं तब कोई सेक्ट बनाता तब भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपने सेक्ट का नाम डिवाइन या इमॉर्टल रखता। और ये खुद को डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट कहते हैं। इनके साथ रहकर मेरा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ रहकर मेरा सिर्फ समय बर्बाद होगा। डीमन ली हे की बात सुनकर गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें क्लेन लीडर के आगे थोड़ी तमीज से बात करनी होगी, नहीं तो तुम मारे जाओगे। वांग ली हे से कहता है, बच्चे तुम अपनी पिछली लाइफ में बेशक कोई प्रोफाउंड एम्परर रेल्म एक्सपर्ट होगे, पर अभी तुम सिर्फ एंट्री फेस रेल्म में हो। वांग की बात सुन डेमन चौंक जाता है। पीक प्रोफाउंड एम्परर रेल्म एक्सपर्ट का पुनर्जन्म। डीमन, अगर मैं अपनी पूरी पावर रिकवर भी कर लूं तो मैं प्रोफाउंड एम्परर रेल्म का सामना नहीं कर सकता। वांग कहता है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं, तुम पहले अंदर आ जाओ। वांग डेमन को बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़ा कर देता है ताकि लिंग्यून सेक्ट से कोई आए तो परेशानी ना खड़ी करे। वांग ली हे और याओ युए के साथ अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देख ली हे की आंखें फटी रह जाती है और वो कहता है, वैसे तो प्रोफाउंड एम्परर अपनी एनर्जी से एक छोटा स्पेस बना सकते हैं, लेकिन प्रोफाउंड एम्परर की पीक पर होने के बाद भी मैं इतना बड़ा डायमेंशनल स्पेस नहीं बना पाता। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, इन लोगों ने डिवाइन और इमोर्टल शब्द का यूज करने की हिम्मत की है, तो मैं देखना चाहूंगा कि ये सेक्ट क्या चीज है। वांग ली हे से कहता है, मुझे पता है तुम्हारे पास एक ट्रेजर है, पर मैं उसके लिए तुम्हें ज्वाइन करने को नहीं कह रहा हूं। मेरा गोल सिर्फ तुम्हें सेक्ट में ज्वाइन करवाना है। ली हे, अगर मैं सेक्ट ज्वाइन न करूं तो क्या होगा? वांग सभी एल्डर्स को सम्मान करता है, जिसे देख ली हे कहता है, तो तुम मुझे जबरदस्ती सेक्ट ज्वाइन करवाओगे? वांग, नहीं, मैं तो तुम्हें अपने सेक्ट की पावर दिखा रहा हूं। ली हे कहता है, प्रोफाउंड सावरेन रेल्म के 3 एक्सपर्ट, पर फिर भी मैं अपने आर्टिफैक्ट की मदद से यहां से बिना किसी खरोच के निकल सकता हूं। तभी उसके पीछे से कोई आता है और कहता है, अगर ये 3 की जगह 4 प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट हो तो फिर हम देखते हैं 4th एल्डर यान शीशान को, जिसके पास स्वॉर्ड डीमन का टाइटल है। यान वांग को ग्रीट करता है। वांग यन को देख खुश हो रहा होता है कि उसका रैंडम सम्मन स्वॉर्ड डीमन है। ली हे भी यान को देख चौंक जाता है, एक और प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट। सेक्ट लीडर होने के बाद भी तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोफाउंड सावरेन रेल्म ही है, क्या तुम सच में ये जगह डिजर्व करते हो? इतना सुन यान अपनी तलवार ली हे के सिर पे तान देता है, जिसे वांग रोक लेता है और कहता है, प्रोफाउंड सावरेन की पीक, अगर मैं चाहूं तो अभी ब्रेक थ्रू कर सकता हूं। वांग सिस्टम में देखता है उसके पास 40,000 सेक्ट पॉइंट्स हैं। वांग सिस्टम से 10,000 पॉइंट यूज करके ड्रॉ करने को कहता है। वांग सिस्टम से यान की 10% कल्टीवेशन एब्जॉर्ब करने को कहता है, जिससे वो पीक प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिसे देख ली हे चौंक जाता है कि इसने अचानक से ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। वांग पूछता है, अब तुम क्या कहना चाहोगे? ली हे, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के पास 4 प्रोफाउंड सावरेन एक्सपर्ट है, तो क्या मैं अपनी मौत आने तक तुमसे लड़ूंगा? वांग, तुम शायद किसी को भूल रहे हो। वांग एल्डर ये गुचांग को बुलाता है। ली हे, तुम किसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? ये नोबिलिटी रेल्म में है। वांग कहता है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना हूं। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की प्रोमोशन थ्रू डिस्टेंस टेक्निक। ली हे, मैं जब प्रोफाउंड एम्परर की पीक पर था, मैं तब भी ये नहीं कर सकता था जो तुम करने का दावा कर रहे हो। वांग, तुम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं कर सकता। मैं शो ऑफ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम बिना देखे नहीं मानोगे तो। वांग सिस्टम से अपनी कल्टीवेशन एल्डर ये के अंदर डालने को कहता है, जिससे ये गुचांग प्रोफन सावरेन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लेता। ये देख ली है कि पसीने छूटने लगते हैं। इसने सच में एल्डर ये को ब्रेक थ्रू करवा दिया। वांग कहता है, 4 एल्डर और क्लेन लीडर, टोटल 5 प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट। क्या तुम्हें अब भी लगता है तुम लड़ाई में जीत सकते हो? वांग ली हे से कहता है, अब क्या ख्याल है मेरा सेक्ट ज्वाइन करने के बारे में? मैं तुम्हें पहले की तरह पीक पर पहुंच सकता हूं। मैं तुम्हें पहले से भी ज्यादा पावरफुल बना सकता हूं। ली हे, मैं तुम्हें सिर्फ 10 साल के लिए ज्वाइन करूंगा और तुम मेरे आर्टिफैक्ट वाली बात को राज रखोगे। ली हे वांग का सेक्ट ज्वाइन कर लेता है, जिसके बदले वांग का सिस्टम उसे 30,000 सेक्ट पॉइंट्स और एक रैंडम सम्मन देता है। जिसके बाद हम देखते हैं सियाओ माउंटेन रेंज में, जहां एक लड़का भूखा घूम रहा है। उसके पीछे से एक बड़ा सा भालू उस पर अटैक करता है।
जिसे देख लड़का कहता है खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया। लड़का, ये इतना बड़ा है, इसने आसमान को घेर लिया है। फिर उसे पता चलता है कि ये भालू नहीं, उस पर तीरों की बारिश हो रही है। हजारों तीर उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो भालू और उसके आसपास की जमीन तीरों से भरी हुई है। जिसके बाद हम देखते हैं ये अटैक माकी की आर्मी ने किया है। वो भालू खड़ा होता है। दूसरे एंगल से देखने पे पता चलता है उस लड़के ने भालू को उठाया हुआ है। माकी का ड्रैगन उस लड़के पर आग उगलता है। वो लड़का भी जवाब में अपनी तलवार घुमाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लड़का सही सलामत खड़ा हुआ है। वो माकी को थैंक्स कहता है उसका खाना पकाने के लिए। माकी कहता है इसे मेरी तरफ से इनाम समझो, और माकी लड़के पर खुद अटैक कर देता है। सेवरिंग हेड, लड़का भी जवाब में अटैक करता है। हेवनली रेनबो वन स्वॉर्ड। जिसके बाद हम देखते हैं माकी के अटैक ने लड़के की स्वॉर्ड को तोड़ दिया और लड़के को दूर फेंक दिया। लड़का खड़ा होता है और कहता है शुक्र है खाना बर्बाद होने से पहले मैंने उसे खा लिया, नहीं तो खाना बर्बाद हो जाता। माकी एल्डर यून को बुलाता है। सिगियान माउंटेन में ये इतनी यंग एज में ये लड़का नोबिलिटी रेल्म में पहुंच गया। क्या यही वांग फैंग है डिवाइन इमोर्टल सेक्ट से? एल्डर यून कहते हैं माकी ये लड़का वांग नहीं है। लड़का कहता है तुमने अपने अटैक से मुझे मार ही दिया था, क्योंकि तुमसे पहचानने में गलती हो गई थी। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या? जिसके बाद हम देखते हैं लड़के को माकी के ड्रैगन ने अपने पैरों के नीचे दबाया हुआ है। लड़का माकी से कहता है जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं वांग फैंग नहीं हूं तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? माकी कहता है तुमने बेशक मेरे बेटे को ना मारा हो, पर मुझे शक है कि तुम उसके डिसाइपल हो। ये सुन लड़के की फट जाती है। क्या चांगलिन के माकी के बेटे को किसी ने मार दिया? माकी लड़के से पूछता है तू कहाँ का रहने वाला है? लड़का कुछ नहीं बोलता। माकी कहता है क्या तुम यूरी एम्पायर से बाहर हो? लड़का कहता है मैं शेन फैंग एम्पायर का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ अपनी ट्रेनिंग के लिए आया था। माकी कहता है तुम यूरी एम्पायर में ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि यूरी का कोई स्ट्रांग प्रैक्टिशनर तुम्हें मार डालेगा? लड़का हंसता है और कहता है ट्रेनिंग में कई तरह के खतरे होते हैं, अगर मैं खतरों से डरूंगा तो ट्रेनिंग कैसे करूंगा? तभी कोई माकी को आकर बताता है कि यह से 50 मील आगे उन्हें डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का रेजिडेंस मिल गया है। माकी लड़के वो बंदी बनाकर, बंदी मतलब कैद करके, अपने लोगों के साथ डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की तरफ चल देता है। जहां पहुंचकर उनका सामना ग्रेट डेमन शुवान शॉ से होता है। जिसे देख लड़का ग्रेट डेमन को देख चौंक जाता है। माकी शुवान शॉ से पूछता है कि वो गॉडफॉरसाकेन लैंड से आजाद कैसे हुआ। डेमन कहता है तुम्हें लगा एक मामूली गॉडफॉरसेकन लैंड मुझे कैद करके रख सकता है? लड़का सोचता है कि क्या इसे आजाद करने में डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का हाथ है। मुझे नहीं लगा था इस टूटे फूटे सेक्ट के पास कोई सुप्रीम एक्सपर्ट होगा। माकी, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लीडर वांग फैंग ने मेरे बेटे को मारा है। अगर तुम मेरे बीच न आओ तो मैं तुम्हें अनदेखा कर सकता हूँ। डीमन, ठीक है, पर तुम्हें मेरे लट से भी पूछना पड़ेगा कि वो इस बात से सहमत है कि नहीं। जिसके बाद माकी डेमन पर अटैक कर देता है। डेमन, तुम मुझे सिर्फ अपनी बातों से पकाकर मार सकते हो। माकी, सही पहचाना, पर तुम मेरे मुंह से नहीं क्वीलिन के मुंह से मरोगे। माकी का ड्रैगन डेमन के लट को अपने मुंह से पकड़ उसमें आग लगा देता है। डेमन अपने लट को इतना मोटा करता है कि वो क्वीलिन के मुंह से छूट जाता है। माकी डेमन पर उछलकर अटैक करने लगता है। डेमन भी अपने जलते हुए लट से माकी के ऊपर अटैक करता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्वीलिन की आग से माकी की पावर बढ़ती है। डेमन अपने लट से माकी पर फिर से अटैक करता, जिसके बाद हम देखते हैं डेमन ने अपना वेपन माकी की छाती में घुसा दिया है। डेमन, मेरे हथियार तुम्हारी बात से आग्री नहीं करता। माकी डेमन की बात पर हंसने लगता है। डेमन, क्या मार खाकर तुम्हारा स्क्रू लूज हो गया है? तुम हंस क्यों रहे हो? माकी, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि गॉडफॉरसेकन लैंड से आजाद होने के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन प्रोफाउंड सावरेन रेल्म से गिरकर नोबेलिटी रेल्म की पीक में आ गई है। डेमन हंसते हुए कहता है मैं बेशक नोबेलिटी रेल्म की पीक पर हूँ, तुम मिड लेवल नोबिलिटी रेल्म में हो, मैं तुम्हें बड़ी आसानी से मसल सकता हूँ। माकी का ड्रैगन माकी पर आग उगलता है, जिसे देख डेमन कहता है तुम मुझे हरा नहीं सकते तो तुम खुद का जलाकर मरना चाहते हो। माकी, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी मॉर्टल बॉडी अभी मिड लेवल नोबिलिटी रेल्म में है, पर मेरे क्वीनलिन की कल्टीवेशन मुझसे बहुत ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं माकी पावर रेंजर की तरह खुद को चेंज कर लेता है।
क्विलिन और माकी की बॉडी एक हो जाती है, जिसे देख डेमन चौंक जाता है। माकी प्रोफाउंड सावरेन की अर्ली स्टेज में पहुंच गया है। माकी अपनी स्पीड का यूज करके डेमन के ऊपर कूद जाता है और उसे अपने पैरों के नीचे दबा लेता है। डेमन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इसकी कल्टीवेशन, पावर और स्पीड सब कुछ बढ़ गया है। माकी के चमचे माकी की तारीफ करने लगते हैं। ग्रेट डेमन और उसका वेपन दोनों माकी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डेमन अपनी छड़ी को इतना बड़ा करता है कि माकी डेमन को छोड़ देता है। डेमन, तुम्हें क्या लगा तुम ही अपना साइज बढ़ा सकते हो? डेमन अपनी छड़ी माकी के ऊपर दे मारता है, पर माकी अपनी स्पीड का यूज करके डेमन के अटैक से बच जाता है। डेमन, मैं इस माकी से डायरेक्ट नहीं भिड़ सकता, मुझे मौका देखकर वार करना होगा। तभी माकी डेमन की तरफ बढ़ता है और उस पर अटैक करता है। डेमन माकी के अटैक से हवा में होता है और सोचता है गॉड फॉरसेकन लैंड से निकलने के बाद क्या आज मैं मरने वाला हूँ। माकी डेमन को दो बड़ी चट्टानों के बीच कुचलना चाहता है। अगर माकी का अटैक मुझे हिट हुआ तो मैं कॉकरोच की तरह कुचला जाऊंगा। माकी के अटैक से वहां धमाका होता है, जिसके साफ होने के बाद माकी डेमन की डेड बॉडी ढूंढता है। तभी डेमन की आवाज आती है, तुम्हें सच में लगा कि तुमने मुझे मार दिया है? माकी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के पास एक से ज्यादा एक्सपर्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं येगुचान को, जिसने डेमन को माकी के अटैक से बचाया। लड़का कहता है, ग्रेट डेमन शुवान शॉ अकेले माकी से नहीं लड़ सकता, पर उसके साथ एक और एक्सपर्ट है। आखिर डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के पीछे कौन है? और यूरी एम्पायर में ट्रेनिंग करते हुए मैंने आज तक इस सेक्ट के बारे में कुछ क्यों नहीं सुना? येगुचन, लीडर तुम्हारी फाइट से बहुत खुश है, अब तुम आराम कर सकते हो। डेमन, ये आदमी जो खुद को माकी चांगलिन कह रहा है, ये मास्टर को मारने आया है। येगुचांग, ये बेवकूफ यहाँ बकवास करने आया है। येगुचांग अपनी स्वॉर्ड ची का यूज करता है। सब लोग हवा में उड़ने लगते हैं, माकी का भी बैलेंस खराब होता है। उतने में माकी येगुचांग और अटैक कर देता है। येगुचांग भी अटैक करता है। फ्लाइंग इमोर्टल फॉर्म हेवन, माकी इस अटैक से बच जाता है। येगुचांग फिर से माकी पर अटैक करता है। ह्यूमन स्वॉर्ड, फ्लाइंग इमोर्टल फॉर्म हेवन, अर्थ स्वॉर्ड। येगुचांग बहुत बड़ी चट्टान उठाकर माकी के ऊपर दे मारता है, जिससे माकी जख्मी हो जाता है। डेमन उस लड़के को पकड़ लेता है और कहता है, इसे एनिमी ने पकड़ा है तो ये हमारा दोस्त हुआ। येगुचांग फिर से माकी पर अटैक करता है। फ्लाइंग इमोर्टल फॉर्म हेवन, हेवन स्वॉर्ड। इस अटैक से माकी के ऊपर बहुत तेज बिजली गिरती है। वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। डेमन, मैंने कुछ दिन एल्डर येगुचांग को नहीं देखा और वो इतना पावरफुल हो गया। लड़का डेमन से पूछता है कि एल्डर येगुचांग सेक्ट में किस पोजीशन पर है? डेमन, एल्डर येगुचांग सेक्ट में सबसे कम पावरफुल है। ये सुन लड़का शॉक्ड हो जाता है। अर्ली स्टेज प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट जो माकी को सिर्फ 3 अटैक में जख्मी कर सकता है, वो सेक्ट का सबसे कमजोर एल्डर है। तभी माकी की सेना क्विलिन फॉर्मेशन बनती है और सब लोग अपनी एनर्जी क्विलिन ड्रैगन को दे देते हैं, जिससे सभी सोल्जर मर जाते हैं। क्विलिन फिर से अपनी आग माकी के ऊपर उगलता है, जिससे माकी ट्रांसफॉर्म होकर पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। डेमन ये देख चौंक जाता है और कहता है, अगर ये ड्रैगन जिंदा रहा तो माकी कभी हारेगा नहीं। डेमन क्विलिन पर अटैक कर देता है। माकी येगुचांग पर अटैक करता है। येगुचांग भी माकी के अटैक पर अपनी तलवार घुसा देता है, जिसे माकी पकड़ लेता है। पर हम देखते हैं, माकी ने जो पकड़ा है वो तलवार की म्यान है। येगुचांग माकी के पीछे खड़ा है और उसकी तलवार माकी के सीने के आर पार है। जिसके बाद हम देखते हैं बाकी के एल्डर ने भी फाइट ज्वाइन कर ली है। एल्डर साइमन और याओ युए दोनों मिलकर माकी पर अटैक करते हैं। माकी भी अपनी बॉडी के स्केल से अटैक करता है जो एल्डर साइमन को लग जाते हैं। साइमन, इस अटैक से मुझे कोई चोट नहीं आई, लेकिन ये आग मेरी प्रोफाउंड एनर्जी सोख रही है। माकी साइमन पर अटैक करने बढ़ता है। याओ युए उसे अपनी स्किल से रोकती है। माकी याओ युए पर अटैक कर देता है। साइमन कहता है, उन स्केल से बच के रहना, उसकी आग तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी सोख लेगी। याओ युए शील्ड बनाकर अटैक से बच जाती है। साइमन माकी पर अटैक कर देता है। माकी, तुम्हारी प्रोफाउंड एनर्जी कम होने के बाद तुम्हारा अटैक मुझ पर बेअसर है। साइमन, मेरी एनर्जी कितनी भी कम हो पर तुम अगला हमला नहीं झेल पाओगे। माकी, तुम्हें लगता है बिना प्रोफाउंड एनर्जी के तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो? साइमन, बेवकूफ, मैं अपनी नहीं एल्डर की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर यान अपनी तलवार के साथ माकी के सामने खड़े हैं और माकी पर अटैक करने के लिए तैयार है।
एल्डर यान माकी पर अटैक करते हैं। एल्डर यान की आग माकी की बॉडी को जला देती है। माकी की निचली बॉडी में हड्डियों के अलावा कुछ नहीं बचा। माकी दर्द से चिल्ला रहा होता है और कहता है, यूरी एम्पायर में पीक प्रोफाउंड सावरेन एक्सपर्ट है और मुझे इस बात की खबर कैसे नहीं है। मैंने आज तक इसके बारे कुछ सुना किसी नहीं। माकी, आखिर तुम हो कौन? यान, मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का एल्डर हूँ। यान शीशान, बाकी लोग ये लड़ाई दूर से देख रहे होते हैं। मोटू ली कहता है, एक और पावरफुल एल्डर ये हमारे सेक्ट में कब आए? ली हे सोचता है कि मेरी कल्टिक्शन कब पीक प्रोफाउंड सावरेन पर पहुंचेगी। लिन फे माकी को देख आग बबूला ही रही होती है। माकी चांगलिन, इसने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया। वांग उसे शांत करता है और कहता है, तुम्हें बदला लेने का पूरा मौका मिलेगा। डेमन क्विलिन पर अटैक करता है। माकी क्विलिन को बचाकर खुद उसे मार देता है, जिससे एक बार फिर माकी ब्लैक पावर रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वांग उसे देख कहता है, तुम और कितनी बार ट्रांसफॉर्म होगे? तुम खुद को कोई सुपर साइयन समझ रहे हो क्या? माकी, ये मेरी क्विलिन बॉडी की कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो, तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे स्केल पर खरोच तक नहीं पहुंचा सकता। यान, तुम्हें सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है। यान माकी पर अटैक करता है। 15 स्वॉर्ड ऑफ डेथ, इस एक अटैक से माकी की ट्रांसफॉर्मेशन मिट्टी में मिल जाती है और माकी मारा जाता है। लड़का ये अटैक देख चौंक जाता है। तभी वान को सिस्टम का मता है कि उसने एक नए डिसाइपल को ढूंढ लिया है, जो कि एक टॉप नोच डीमन है। वांग लड़के की तरफ देखता है। ये लड़का इतना यंग है और ये इतनी जल्दी नोबिलिटी रेल्म में है। ये सच में टॉप नोच डेमन है। वांग लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो? मेरा नाम मू यूफे है और मैं प्रैक्टिस के लिए सिंग्याओ माउंटेन रेंज में आया था। माकी ने मुझे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का डिसाइपल समझकर किडनैप कर लिया था। तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम तो शेन फैन के टॉप डिसाइपल होगे, तो तुम्हें उन लोगों ने यहां आने कैसे दिया? लड़का बताता है कि पहले मैं एक लूजर था। यहां ट्रेनिंग करने के दौरान मुझे मौका मिला इतना पावरफुल बनने का। वांग, इसके तो सारे गुण मेन कैरेक्टर वाले हैं। मेरे सेक्ट में ऐसे ही लोगों की जरूरत है। वांग, इस हादसे से ये तो पता चलता है कि तुम बहुत लक्की हो। क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे? उसकी बात सुन लड़का चौंक जाता है। वांग, अगर तुम हमारा सेक्ट ज्वाइन करते हो तो प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिलेगा और तुम्हारे टैलेंट के साथ मुझे विश्वास है तुम भी प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में ब्रेक थ्रू कर लोगे। लड़का, क्या तुम सच में मुझे अपने सेक्ट में लेना चाहोगे? अगर मैंने डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन किया तो सेक्ट को मेरी वजह से और न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम अब भी मुझे सेक्ट में लेना चाहोगे? वांग, हमारे सेक्ट में एक की परेशानी सबकी परेशानी होती है, तो फिक्र मत करो। तभी मोटूली वहां आता है। मास्टर एक प्रॉब्लम आ गई है। जिसके बाद हम देखते हैं माकी वापस खड़ा हो गया और वो यान पर अटैक कर देता है। वांग ली की तरफ देख कहता है, ये मोटा हमेशा गलत टाइम पर आकर सारे मूड की अम्मा बहन एक के देता है। वांग ली से पूछता है, ली क्या तुम एक ही बार में मीडियम स्पिरिट रेल्म में जाना चाहोगे? ली खुश होकर बोलता है, हाँ मास्टर मैं तैयार हूँ। वांग, आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। वांग, अपने नए डिसाइपल को ज्वाइन करने से पहले मुझे भी अपनी थोड़ी पावर दिखानी पड़ेगी। तभी वांग फैंग माकी के सामने पहुंचता है, जिसे देख माकी कहता है, तुमने मेरे बेटे की जान ली। वांग फैंग माकी पर अटैक कर देता है। वांग भी अपनी स्किल यूज करता है और माकी पर एक बड़ी बर्फ की चट्टान फेंकता है, जिसे माकी बड़ी आसानी से तोड़ देता है और वो वांग पर अटैक कर देता है। लिन फे ये देख चौंक जाती है कि माकी का अटैक मास्टर पर हिट कर गया। लिन फे, अगर मास्टर भी माकी को नहीं हरा पाए तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? ली हे, मास्टर को कुछ नहीं हुआ। सीनियर सिस्टर, क्या तुमने देखा नहीं कि अटैक किसे हिट हुआ? माकी वांग को अपने सामने सही सलामत खड़ा देख चौंक जाता है और पूछता है, मेरी क्विलिन फीस्ट के बाद भी तुम इसे कैसे खड़े हो? वांग, क्योंकि तुमने मुझे नहीं मारा, तुम्हारा अटैक मेरे डिसाइपल ली किन को लगा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि किन जमीन पर पड़ा हुआ है। वांग माकी को थैंक्स कहता है उसके डिसाइपल को ट्रेन करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली किन की ब्लैक स्पिरिट टॉटस फिजिक ब्लड लाइन मीडियम स्पिरिट रेल्म में पहुंच गई है। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो फिर से लो और माकी वांग पर अटैक करने लगता है। वांग, तुम्हें अभी भी पता नहीं चला, तुमने मेरी सारी स्वॉर्ड एनर्जी अपनी बॉडी में सोख ली है।
वांग के एक इशारे पर वो एनर्जी माकी की बॉडी से सैकड़ों तलवार बनकर निकलती है। माकी जख्मी हालत में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन से निकल चुका है। माकी, अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। यूरी एम्पायर के राजा तुमसे मेरी मौत का बदला लेंगे। वांग, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें मरूंगा? लिन फेवु, तुम अपना बदला ले सकती हो। लिन फे आगे बढ़ती है। माकी, तुम लिन फेवु अभी भी जिंदा हो। लिन फे, आग में मर गई होती तो मैं लिन फुवे को मार के बदला कैसे ले पाती? माकी, तो मेरे बेटे की असली कातिल तुम हो। ये सुन माकी जोर जोर से हंसने लगता है। मुझे और मेरे बेटे को मारने के बाद भी तुम्हारा सेक्ट बच सकता है, पर अगर ये तुम्हारे सेक्ट में रही तो तुम्हारे सेक्ट में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वांग, मुझे लगा ही था कि लिंग फैमिली की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश होगी, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि ये इस बारे में मैं कुछ बताएगा। डेमन शुवान शो हजारों सालों से यूरी एम्पायर में है, इसे इस बारे में जरूर कुछ पता होगा, मैं उससे इस बारे में पूछ लूंगा। लिंग फे वांग से पूछती है, मास्टर, क्या मैं सच में माकी को अपने बदले के लिए मार सकती हूँ? वांग, मैंने कहा था ना, हमारा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट किसी से डरता नहीं है, चाहे वो कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो। जो सेक्ट के रास्ते में आएगा उन्हें मरना पड़ेगा। लिंग फे वो लकड़ी माकी की छाती के आर पार घुसा देती है और माकी वही गिर जाता है, और इस बार वो फाइनली मर गया है। डेमन शुवान शो, मास्टर, माकी की मौत के बाद यूरी एम्पायर के राजा शांति से नहीं बैठेंगे। वांग, मुझे पता है वो हमारे पीछे आएंगे और उनकी बैंड बजा के हमारा सेक्टर फेमस हो जाएगा। तभी मू यूफे एंट्री फीस देते हुए कहता है, मास्टर, मैं सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूँ। वांग, तुम्हें पहले से रूल्स का पता है? मू बताता है कि मैंने इस बारे में सीनियर ब्रदर ली हे से पता किया था। वांग मू यूफे को डिसाइपल एक्सेप्ट करता है। सिस्टम बदले में वांग को 50,000 सेक्ट पॉइंट देता है और एक रैंडम सम्मन। वांग कहता है मू के ज्वाइन होने पर उसे अब तक के सबसे ज्यादा सेक्ट पॉइंट मिले हैं, 50,000। तभी वहां एक आवाज गूंजती है जिस पर सबका ध्यान होता है। मू पूछता है कि ये किस तरह की आवाज है, क्या सेक्ट पर कोई अटैक हुआ है? तभी हम देखते हैं कि मू के पीछे कोई सुंदर सी लड़की खड़ी है। सब लोग उस आवाज से नशे में हो जाते हैं। तभी वांग को याद आता है उसने रैंडम सम्मन यूज किया था, शायद ये वही है। तभी सिस्टम उसकी डिटेल दिखता है। यू युयान, शैडो एम्प्रेस, कल्टीवेशन, प्रोफाउंड सावरेन मिडिल स्टेज, प्रोफाउंड टेक्निक, डेमन मैजिक और बनिंग जेड। एम्प्रेस जू युयान, ली हे, ये आवाज सबको पागल कर रही है। वांग, डेमन मैजिक, डिमोनिक साउंड, इसकी वजह से सब डिसाइपल इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। जू युयान वांग को ग्रीट करती है। सब डिसाइपल भी एल्डर जू को ग्रीट करते हैं। याओ युए अपनी पावर यूज कर सबको ठंडा कर जू के स्पेल से आजाद कर देती है। वांग ली हे को एल्डर जू के साथ ट्रेनिंग करने को कहता है। ली हे जू को अपना मास्टर बना लेता है। 10 दिन बाद हमें ग्रेट डेमन सीलिंग असेंबली में जाना है। लिंग फे पूछती है, सिर्फ 10 दिन? वांग कहता है, अब से गैदरिंग तक तुम सब अपने अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग करोगे। वांग सिस्टम से 10,000 पॉइंट यूज करके ड्रॉ करवाता है, जिसमें उसे सेक्ट के नए एल्डर जुग की कल्टीवेशन और स्किल डेमन मैजिक मिलता है, और भी कई स्किल उसे मिलती है। वांग सबसे पहले डिमोनिक मैजिक को एब्जॉर्ब करने को कहता है। वांग सिस्टम से पूछता है, क्या इतनी कल्टीवेशन के साथ मैं प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म में पहुंच सकता हूं? सिस्टम बताता है कि अगर तुम किसी प्रोफाउंड वेनरेबल रेल्म को सम्मन करके ड्रॉ में उसकी कल्टीवेशन जीतते हो तो तुम वह पहुंच सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं 10 दिन बाद सब अपनी ट्रेनिंग खत्म करके सेक्ट के बाहर खड़े हैं। वांग देखता है कि ली के अलावा सब लोगों ने काफी इम्प्रूव किया है। मोटू ली कहता है, सेक्ट लीडर, अगर मास्टर याओ युए मेरी ट्रेनिंग ऐसे ही करती रही तो बहुत जल्दी मैं मर जाऊंगा। वांग, फिक्र मत करो ली, ऐसा कभी नहीं होगा। वांग सिस्टम से उसकी ड्रॉ की हुई कल्टीवेशन ली किंग, लिंग फे, ली हे और मू यूफे में डालने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोटूली की कल्टीवेशन एंट्री फेस रेल्म के इनिशियल स्टेज पे पहुंच गई है। लिंग फे की कल्टीवेशन एंट्री फेस रेल्म की पीक पर पहुंच गई है। ली हे की कल्टीवेशन नोबिलिटी रेल्म की इनिशियल स्टेज पे, मू यूफे की कल्टीवेशन नोबिलिटी रेल्म की पीक स्टेज पे। सभी लोग वांग फैन को थैंक्स कहते हैं। मू यूफे कहता है, मास्टर के पास एक ऐसी टेक्निक है, उन्होंने एक साथ सबका ब्रेक थ्रू करवा दिया। मोटूली, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है। इससे पहले लीडर ने एल्डर ये गुचान की कल्टीवेशन पीक नोबिलिटी से प्रोफाउंड सावरेन इनिशियल स्टेज पे ब्रेक थ्रू करवाई थी।
वांग डेमन से पूछता है, मैंने तुमसे फ्लाइंग टूल बनाने के लिए कहा था, क्या वो तैयार है? डेमन, हाँ वो मैंने काफी पहले ही बना दिया था। मैंने उसे अपने सेक्ट से मिलता जुलता बनाया है। जिसके बाद हम देखते हैं फ्लाइंग टूल जो कि एक बोट है जिस पर सेक्ट जैसी झोपड़ी भी बनी हुई है। वांग बोट देख कहता है, ये झोपड़ी मेरी किस्मत से चिपकी हुई है। जो भी है इससे काम चलाना पड़ेगा। वांग याओ युए और यान को सेक्ट की देख देख के लिए छोड़ देता है और बाकी सब बोट में बैठकर निकल जाते हैं। वांग कहता है, अभी तक हमारा सेक्ट गुमनाम था, अब उसकी एंट्री धमाकेदार करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं गॉड फॉलेन माउंटेन के बाहर का नजारा। शेन लिन सिटी के क्विन यू पवेलियन में, जहां दूर दूर से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं पवेलियन के अंदर कुछ लोग बातें कर रहे हैं। मैंने सुना है कि इस बार की डेमन सीलिंग असेंबली में काफी बड़े बड़े सेक्ट अपने टैलेंटेड डिसाइपल के साथ आए हुए हैं। न जाने उनका कल्टीवेशन किस लेवल का होगा। फाई यू सेक्ट से ये फैंग ने फे यू क्लाउड ड्रैगन टेक्निक को 9th लेयर तक मास्टर कर लिया है, जो कि नोबिलिटी रेल्म एक्सपर्ट को टक्कर दे सकता है। तभी वो सबसे बड़े सेक्ट का हिस्सा है। लेकिन तियानसिन सेक्ट की गॉडेस ली तियानसिन, उसके पास भी इतनी पावर है कि वो भी नोबिलिटी रेल्म को टक्कर दे सकती है। वैसे हम यहाँ योरी एम्पायर में यहाँ की 5 ब्यूटीफुल कल्टीवेटर को देखने आए हैं। योरी के प्रिंस यूफे ली तियानसिन को पसंद करते हैं, तो तुम कोई गुस्ताखी मत करना। जिसके बाद हम देखते हैं ली तियानसिन अपने मास्टर के साथ वहां पहुंचती हैं। मास्टर ली तियानसिन से कहती कि एम्पायर के प्रिंस यहां आने वाले हैं, उनके आते ही तुम्हें उनका ध्यान रखना है। ली तियानसिन की मास्टर सेक्ट की रेपुटेशन के लिए ली को प्रिंस को बेचना चाहती है। तभी वहां वांग अपने फ्लाइंग टूल के साथ पहुंचता है, जिसे ली की मास्टर देखती है और कहती है, ऐसे टूटी फूटी झोपड़ी को लेकर कौन घूम रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वांग को, जो मास्टर जू के साथ नीचे जाकर हालात चेक करने को कहता है। वो बाकियों को बोट पर छोड़ मास्टर जू के साथ पवेलियन पहुंचता है, जहां सब मास्टर जू की सुंदरता देख पागल हो रहे होते हैं। दोनों का ऑर्डर लेने वहां वेटर आता है, जिसे देख वांग कहता है, यहाँ के मामूली वेटर भी मीडियम स्पिरिट रेल्म कल्टीवेशन रखते हैं। वांग कहता है, मैं इस इन में रुकना चाहूंगा। वेटर बताता है कि एक रूम के लिए उन्हें 1000 लोवर स्पिरिट स्टोन देने होंगे। और आपको कितने रूम चाहिए? रूम की कीमत सुन वांग चौंक जाता है। 1000 लोवर स्पिरिट स्टोन? मेरे पास कुछ ही स्टोन्स है जो डिसाइपल ने एंट्री फीस के तौर पर दिए हैं। मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर हूं और मैं एक रूम भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वांग सिस्टम से पूछता है, लिंग यूं ही, चैंगलिन हो और बाकी लोगों को मारने के बाद उनकी वेल्थ का क्या हुआ? सिस्टम बताता है कि वो सब वांग के स्टोरेज में सेफ है। वांग जब चाहे अपना स्टोरेज स्पेस चेक कर सकता है। वांग देखता है वहां स्पिरिट स्टोन्स का पहाड़ बना हुआ, जिसे देख वांग चौंक जाता है। वांग कुछ बोलता उससे पहले वह प्रिंस आता है, जो जू की सुंदरता देख उसके लिए पागल हो गया। प्रिंस कहता है, लेडी, मैं तुम्हारे लिए रूम बुक करना चाहूंगा। प्रिंस को देख लोग आपस में बातें करने लगते हैं। शिफांग पैलेस के यांग मास्टर शाओ चांगफेंग, ये प्रिंस बहुत ठरकी है। ये सुंदर लड़कियों को देख बस उनके साथ टपाटप करना चाहता है। कोई भी सुंदर लड़की इस ठरकी से बच नहीं पाती। ये ठरकी नोबिलिटी रेल्म की पीक पर है। ये एम्पायर के टॉप टैलेंटेड लोगों में से एक है। वांग ठरकी मोटे से कहता है, तुम हमारे लिए रूम की पेमेंट 7000 स्पिरिट स्टोन देना चाह रहे हो। मोटा कहता, तुम कौन हो? मैं सिर्फ सुंदर अप्सराओं की मदद करता हूँ। वांग, मुझे तो लगा ये कोई प्रिंस कोई बड़ी तोप होगा, पर ये तो कोई आवारा गरीब है। मोटा, मैं साई फैन पवेलियन का प्रिंस हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? क्या तुम मारना चाहते हो? मोटा, क्विन यू पवेलियन से बाहर निकलते ही मैं तुझे मरवा दूंगा, तेरी डेड बॉडी भी किसी को नहीं मिलेगी। वांग, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? तुम इस पवेलियन में मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकते। उसकी बात सुन बाकी लोग आपस में बात करते हैं। ये कहाँ से आया है जिसे कुछ पता ही नहीं है। क्विन यून पवेलियन के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए हैं और इनके पास पावरफुल लोगों का सपोर्ट है। तो कौन बेवकूफ यहाँ क्विन यून पवेलियन में मुसीबत खड़ी करेगा? मोटा, तुम्हें कुछ नहीं पता बेवकूफ। तुम खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ रहे हो। तभी वांग मोटे पर अटैक करता है। मोटा उड़ता हुआ दीवार से टकराता है, जिसे देख वह मौजूद सब लोग चौंक जाते हैं। शाओ चांग फेंग नोबिलिटी रेल्म का पीक कल्टीवेटर है। उस पर छुप भी की वार किया होता तो उसे बच जाना चाहिए था, पर इसके एक अटैक से वो इतना जख्मी कैसे हो सकता है?
उससे बड़ी बात यह है कि इसने क्वीन यून पवेलियन में ऐसा करने की हिम्मत की। मोटा, तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की, वो भी क्वीन यून पवेलियन के अंदर। इतना सुनते ही वांग मोटे का सिर पकड़ जमीन पर दे मारता है और कहता है, मुझे लड़ाई के लिए जगह देखने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे लड़ना है तो जगह कोई भी हो, मैं लड़ता हूँ। तभी वहां मोटे का बॉडीगार्ड आता है, जो वांग को मोटे से दूर करता है। बॉडीगार्ड, तुमने सी फैन पैलेस के यांग मास्टर पर हमला करने की हिम्मत की। तुम सच में यहां मरने आए हो? वीर आपस में बात कर रही है। ये सी फैन पैलेस के एल्डर है, गुई सियोग। ये प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट है। ली तियानसिन की मास्टर कहती है, इस लड़ाई का अंजाम अच्छा नहीं होगा। इस बेवकूफ ने क्वीन यून पवेलियन के अंदर लड़ाई की, और इसने लड़ाई भी सी फैन पैलेस के यांग मास्टर से की। एल्डर गुई शियांग इसे एक ही अटैक में खत्म कर देंगे। ली तियानसिन, इसने क्वीन यून पवेलियन में यांग मास्टर पर हमला करने की हिम्मत की तो इसके पास कोई तो बैकअप होगा। वांग एल्डर को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। तभी वहां एक लेडी की एंट्री होती है, जो कहती है, क्या तुम्हें सच में क्वीन यून पवेलियन के नियमों के बारे में नहीं पता? सई फैन पैलेस से गुई सियान एल्डर जूकिन को ग्रीट करता है। एल्डर जूकिन क्वीन यून पवेलियन की मैनेजर है, जिसका कल्टीवेशन प्रोफाउंड सावरेन रेल्म की पीक पर है। ये लड़का अब मुसीबत में आने वाला है। वांग एल्डर जूकिन की सुंदरता की तारीफ करने लगता है और रूल्स तोड़ने के लिए माफी मांगता है। ये सब देख वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं। ये लड़का घुटनों पे बैठे माफी मांगने की जगह मास्टर जू से फ्लर्ट कर रहा है। मुझे देखना है, इस लड़के की मौत किसी आती है। मास्टर जू कहती है, तुमने पवेलियन के अंदर अटैक करके यहाँ के रूल्स तोड़े हैं। इसकी भरपाई तुम कैसे करना चाहोगे? एल्डर गुई सियोन वांग की बात पर हंस रहा होता है। वांग मास्टर जू से कहता है, मैं क्वीन यून पवेलियन को ऑफेंड नहीं करना चाहता था। आगे कोई मुझे पहले ऑफेंड नहीं करता तो इसकी नौबत ही नहीं आती। जो मुझे ऑफेंड करता है उसे मरना पड़ता है, पर मैंने इस ठरकी मोटे को जिंदा छोड़ा हुआ है तो वो सिर्फ क्वीन यून पवेलियन की वजह से। वांग की बात सुन एल्डर गुई सियोन वांग पर अटैक कर देता है। एल्डर जू गुई सियों को अपने सिल्क क्लॉथ से रोककर जकड़ लेती है और एल्डर गुई का हाथ काट देती है। ये सब देख वहां मौजूद लोग आपस में बातें बनाने लगते हैं कि इस लड़की ने सिल्क के कपड़े से एक प्रोफाउंड सावरेन एक्सपर्ट का हाथ काट दिया। मुझे तो लग रहा था ये लड़का बेवकूफ है, पर इसके पीछे इतनी पावरफुल कल्टीवेटर का सपोर्ट है। ली तियानसिन की मास्टर ये देख चौंक जाती है कि इसके सपोर्ट में इतनी पावरफुल मास्टर है। ली तियानसिन भी ये सब देख कहती है कि ये इतना पावरफुल है तो ये शायद मुझे बचा सकता है। वहां मौजूद एक आदमी कहता है, अगर ये आदमी मुझे मारना चाहे तो एल्डर जूकिन भी मुझे नहीं बचा पाएंगी। वांग, मैं मुसीबत से दूर रहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुसीबतों से डरता हूँ। अगर तुम कुछ रूल्स की वजह से मेरी दुश्मन बनना चाहती हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस क्वीन यून पवेलियन को मिट्टी में मिला दूंगा। वहां खड़े लोग वांग की बात सुन कहते हैं, ये लड़का पागल हो गया है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इससे बेवकूफ़ी भरी बात नहीं सुनी। ये क्वीन यून पवेलियन को तबाह करना चाहता है। तीनों ग्रेट एम्पायर के लीडर्स भी ये बात कहने से पहले हजारों बार सोचेंगे। जू किन कहती है, तुम सिर्फ एक कल्टीवेटर के साथ इस पवेलियन को खत्म करने की धमकी दे रहे हो। जू किन कहती है, इस पवेलियन में मेरे अलावा और भी कल्टीवेटर हैं जो प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट हैं। वांग, तुम अपनी पावर्स मुझ पर इस्तेमाल कर सकती हो मिस। जू किन कहती है, मुझे वांग से ज्यादा डर उसके साथ आई मास्टर से लग रहा है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो उसका नुकसान क्वीन यून पवेलियन को हुआ, और ये सब इस ठरकी मोटे की वजह से हो रहा है। तभी वहां एक बुजुर्ग आते हैं, जो कि पवेलियन के मास्टर हैं। इंपीरियल फैमिली भी एल्डर क्वीन शेन को रिस्पेक्ट करती है। एल्डर वांग से कहता है, पहले तुमने अटैक किया पर तुम्हारे पास उसका रीजन है, तो क्वीन यून पवेलियन तुम्हें इस बार माफ करता है। लेकिन तुमने एल्डर शाओ चांगफेन का हाथ काट उसे साझा दे दी है, तो क्या तुम इस लड़ाई को यही खत्म कर सकते हो? वांग, मुझे नहीं पता था कि क्वीन यून पवेलियन के पास एक और प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट है। तभी तीनों एम्पायर के रूलर इनसे डरते हैं। वांग एल्डर की बात मान लड़ाई को वही खत्म कर देता है। बदले में एल्डर उसे क्वीन यून पवेलियन का वीआईपी कार्ड देते हैं, जो पवेलियन के किसी भी ब्रांच में चलेगा। इस कार्ड के साथ वांग को 80% डिस्काउंट मिलता है। एल्डर और वांग की बात सुन वहां इकट्ठा लोग सब सदमे में होते हैं कि इस लड़के ने पवेलियन के रूल्स तोड़े, प्रिंस को तोड़ा, प्रिंस के मास्टर का हाथ तोड़ा।
बदले में इसे पवेलियन का प्लेटिनम VIP कार्ड मिला। यूरी एम्पायर में ये कार्ड कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है। वांग एल्डर को कार्ड के लिए थैंक्स कहता है। एल्डर वांग को ऊपर उसका रूम दिखाने ले जाते हैं। वांग जाते हुए मोटे से कहता है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे क्विन यून पवेलियन के बाहर नहीं मिलोगे। वांग अपने अटैक से एल्डर का किया हुआ हाथ डिस्ट्रॉय के देता है। एल्डर वांग पर चिल्लाने वाला होता है कि एल्डर जू उसकी बॉडी को अपने सिल्क क्लॉथ से जकड़ लेती है। एल्डर क्विन शेन अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेते और कहते हैं पवेलियन की सफाई नहीं हुई, यह मकड़ी के जाले लग रहे हैं। मास्टर जू कहती है, एल्डर मैं अभी इनकी सफाई करवाती हूँ। वांग एल्डर जू इन्हो से कहता है कि सबको ये बुला लाओ। वांग एल्डर क्विन शेन के साथ जाने लगता है। थर्की मोटा एल्डर गुई सियोन से पूछता कि अब हमें क्या करना चाहिए। एल्डर पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास पैलेस मास्टर का दिया हुआ साउंड ट्रांसमिशन तालिस्म है? मोटा, हाँ मेरे पास है, पिताजी ने मुझे जाते वक्त ये दिया था। एल्डर मोटे से कहता है कि पैलेस मास्टर को कांटेक्ट करो और उन्हें कहो कि वो सिफान पैलेस के स्ट्रांग लोगों के साथ यह आए और इस कमीने को शेन लिन सिटी में ही खत्म करवा दो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मोटा एल्डर को वो टैलिस्मन एल्डर को देता है और सबको बुलाने के लिए कहता है। मोटा प्रिंस, क्या हम डीमन सीलिंग गैदरिंग में हिस्सा नहीं लेने वाले? एल्डर, अगर तुम मरना चाहते हो तो तुम बिल्कुल हिस्सा ले सकते हो। ये कहकर एल्डर मोटे प्रिंस को अकेला छोड़कर चला जाता है। ऐसा किसने सोचा था कि यूरी एम्पायर के सिफान पैलेस के यांग मास्टर और प्रोफाउंड सावरेन रेल्म एक्सपर्ट को कभी ये दिन देखना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग क्विन यून पवेलियन में इकट्ठा हो गए हैं। ज़्यू किन बताती है कि हम पवेलियन के 5वें फ्लोर पर हैं। यहाँ सिर्फ टॉप क्लेन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों की ही एंट्री होती है। सब लोग वह आपस में ग्रीट करते हैं। तभी एक एल्डर कहते हैं कि मास्टर वांग इतने यांग हैं और वो एक क्लेन के लीडर भी है। एल्डर पूछते हैं कि ये डिवाइन इमोर्टल सेक्ट कहाँ है, हम तुम्हें विजिट करना चाहेंगे। वांग, हमारा सेक्ट सिन याओ माउंटेन रेंज की वैली में बसा हुआ है। आप जब आना चाहो हमारा सेक्ट विजिट कर सकते हो। एक एल्डर कहते हैं, सेक्ट लीडर वांग, जहां तक मैं जानता हूं सिंग्याओ माउंटेन रेंज में कोई भी इतना पावरफुल सेक्ट नहीं है। वांग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरा सेक्ट एक एंशिएंट हिडेन सेक्ट है जो कि कुछ समय पहले ही रिवाइव हुआ है। इमोर्टल सेक्ट के 5वें लीडर टोनतियन, उन्होंने हेवन के साथ जंग छेड़ दी थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे। पर अंत में हेवन की जीत हुई और उन्होंने सेक्ट पर श्राप दिया, जिस वजह से हमारे सेक्ट को छुपकर रहना पड़ा हेवन के श्राप की वजह से। सेक्ट के 9th मास्टर मंकी किंग जब पावर में आए तो उन्होंने सेक्ट को हेवन के श्राप से मुक्ति दिलाई। श्राप से मुक्ति दिलाने के बाद 9th एल्डर भी चल बसे, जिसके बाद सेक्ट मास्टर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई और हमारा सेक्ट पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है। वांग की बात सुन वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं। लिंग फे, मुझे पता था हमारा सेक्ट कोई मामूली सेक्ट नहीं है, ये एक एंशिएंट हिडेन सेक्ट है। ली किंग, मुझ नहीं पता था हमारे सेक्ट का पास्ट इतना भयानक है। डेमन शुवान शो, इतने पावरफुल सेक्ट की बैकिंग के साथ हम किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मू और ली हे भी वांग की बातें चौंक जाते हैं। हेवन के साथ जंग। एल्डर, मुझे नहीं पता था डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का इतिहास इतना डरावना है। हमारे क्विन यून पवेलियन से कोई गलती हुई हो तो उसे नजरअंदाज कर देना। वांग, एल्डर ये कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। एल्डर, मैंने आज तक कोई एंशिएंट हिडेन सेक्ट नहीं देखा। अगर मैं कभी बिन बुलाए तुम्हारा सेक्ट विजिट करने आऊं तो मुझे माफ कर देना। वांग, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप सबको डिवाइन इमोर्टल सेक्ट में विजिट करने के लिए इनवाइट करता हूं। पवेलियन मास्टर एल्डर से पूछती है, एल्डर ये वांग की बातों में कितनी सच्चाई है? एल्डर, हमें इस बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा। ज़्यू किन, मैं देखना चाहूंगी कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट सचमुच उतना ही खतरनाक है क्या जितना वांग फैन बता रहा है। ली की मास्टर भी कहती है, मैंने आज तक इस बारे में कुछ नहीं सुना। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट और उनकी हेवन के साथ लड़ाई, मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम सिफेन पैलेस के लोगों का सामना कैसे करते हो। इतना कहकर ली की मास्टर सिफेन पैलेस के प्रिंस के पास उसे दिलासा देने चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली अपने एक और मास्टर को बाहर आने के लिए कहती है। जिसके बाद ली की बॉडी से स्मोक निकलता है जो एक यंग गर्ल में बदल जाती है। ये लड़की ली की असली मास्टर है, जो आते ही कहती है कि तुम्हारी सेक्ट मास्टर बेक्ल है। ली अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर वांग ने जो कहा क्या वो सच कह रहा था? मास्टर,
जब मैं वांग को चेक कर रही थी तो उसकी सभी जानकारी छुपी हुई थी, लेकिन कुछ समय के लिए उसने मुझे उसका कल्टीवेशन चेक करने दिया। ली पूछती है कि उसका कल्टीवेशन लेवल क्या है। मास्टर, वो प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में है। ली, प्रोफाउंड सावरेन रेल्म ये सच में पावरफुल है, पर इतना भी नहीं कि मैं उसकी एंशिएंट हिडन सेक्ट वाली बात सच मान लूं। मास्टर, ये प्रोफाउंड सावरेन रेल्म में है और इसकी उम्र अभी 20 साल ही है। उसकी बात सुन ली चौंक जाती है, इतनी कम उम्र में इसकी कल्टीवेशन इतनी हाई कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग गैदरिंग के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। वांग एल्डर क्विन शेन से पूछता है कि एल्डर इस डेमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस को कौन होस्ट करने वाला है। एल्डर, जनरल चेन लाई इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने वाले हैं। इसे यूरी एम्पायर का गॉड ऑफ वार भी कहा जाता है। ये सुप्रीम एम्परर रेल्म एक्सपर्ट है। यूरी एम्पायर की आर्मी को यही लीड करता है। यूरी के एम्परर सच में इस गैदरिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं। उन्होंने इस गैदरिंग के होस्ट के लिए सुप्रीम एम्परर रेल्म को भेजा है। डेमन एम्परर को डर है कहीं मैं सील तोड़ के 76 न लगवा लूं, मतलब सील तोड़ के आजाद न हो जाऊं। जिसके बाद हम देखते वहां एक फ्लाइंग शिप आता है जिसमें 2 लोगों को दिखाया गया है, यूरी एम्पायर का जनरल चेन लाई और यूरी एम्पायर के प्रिंस यूफे। दोनों स्टेज पर आते हैं। सारा क्राउड प्रिंस और जनरल को ग्रीट करता है। प्रिंस सबका शुक्रिया करता है। वांग, मैंने आज तक जितने टॉप जीनियस को देखा है उनमें से कुछ ही है जो डिवाइन रेल्म की मिडिल स्टेज तक पहुंचते हैं। मुझे नहीं लगा था कि यूरी के प्रिंस डिवाइन रेल्म की लेट स्टेज तक पहुंच सकता है। तभी जनरल कहता है, इस डेमन सीलिंग गैदरिंग में किसी तरह का कोई भी नियम नहीं है। जो भी सबसे ज्यादा डीमंस को मारेगा वो इस गैदरिंग का विनर होगा। जनरल की बात सुन क्राउड शॉक्ड हो जाता है। बिना किसी रूल्स के इस बार गैदरिंग में बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। डेमन सीलिंग लिस्ट के टॉप पर आने के लिए लोग एक दूसरे को मारने से पीछे नहीं हटेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जनरल सबको डेमन सील देता है और बताता है कि तुम्हें बस डीमन को मारना है। ये डेमन सील अपने आप डेमो एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसे पॉइंट्स में बदल देगी। मॉन्स्टर जितना स्ट्रांग होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। सबसे ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करने वाला विनर होगा। तभी कोई जनरल से पूछता है, अगर उनकी डेमन सील खो जाए तो क्या होगा। जनरल, अगर तुम इसे खो देते हो तो तुम इस गैदरिंग के लायक नहीं हो। जिसके बाद जनरल सबको डेमन सील दे देता है। वांग एल्डर्स से कहता है, एल्डर्स तुम्हारी उम्र इस गैदरिंग में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा है, तो तुम यहाँ आराम करो। जनरल गैदरिंग को शुरू करता है। जिसके बाद वांग अपने चारों डिसाइपल के साथ मॉन्स्टर्स को हंट करने निकल पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं वांग और उसकी टीम एंशिएंट लैंड पर खड़े हैं। ली तियानसिन और यूरी का प्रिंस भी वहां पहुंचते हैं। प्रिंस तियानसिन को उसकी टीम ज्वाइन करने के लिए कहता है, जिसे तियानसिन मना कर देती है। प्रिंस के चमचे तियानसिन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंस का ऑफर ठुकराने की। इस बार डेमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस काफी क्रूल है। तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम सेफ रहोगी। तियानसिन, कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से टीम तैयार है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग और उसकी टीम आराम से बैठकर पिकनिक मना रहे हैं। मोटूली, सेक्ट लीडर, क्या हमें एंशिएंट लैंड के अंदर नहीं जाना चाहिए? डेमन सीलिंग असेंबली सिर्फ 3 दिनों के लिए है। हम यही बीते रहे तो सब डीमंस को बाकी लोग मार देंगे। वांग, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकियों को पॉइंट्स इकट्ठा करने दो, हम बाकियों के पॉइंट्स उनसे छीन लेंगे। मोटूली, सेक्ट मास्टर तुम बहुत कमीने हो, मतलब स्मार्ट हो। तभी वहां पीछे से तियानसिन सेक्ट से ली तियानसिन वहां आती है और वो वांग और उसके डिसाइपल को ग्रीट करती है। वांग तियानसिन से पूछता है, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? तियानसिन, मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ज्वाइन करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे सेक्ट में एक्सेप्ट करेंगे। ये सुन सबके मुंह खुले रह जाते हैं। वांग सोचता है कि मिसली अपना सेक्ट जो कि टॉप सेक्ट्स में है वो उसे छोड़ मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहती है। हाँ माना, मैंने कुछ बातें बड़ा चढ़ा के कही थी एंशिएंट हिडन सेक्ट के बारे में। मुझे नहीं लगता मिसली ने मेरी बातों को सच मान लिया होगा। ली बताती है कि मेरे सेक्ट ने टैलेंट की वजह से नहीं बल्कि मेरी सुंदरता की वजह से मुझे साथ रखा हुआ है। ये लोग मुझे यूरी के प्रिंस यूफे को बेचना चाहते हैं। वांग, बेशक तियानसिन सेक्ट तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, पर क्राउन प्रिंस का साथ किसे अच्छा नहीं लगेगा? क्या प्रिंस तुम्हारे लायक नहीं है? ली तियानसिन, क्राउन प्रिंस के पास नोबल स्टेटस है जो कि सबको पता है, लेकिन ये प्रिंस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं।
प्रिंस बाहर से जितना शांत दिखता है वो अंदर से उतना ही क्रूर है। वांग, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाह रही हो? ली तियानसिन, मुझे एक बार प्रिंस ने अपने पैलेस में इनवाइट किया था, जहां मैं गलती से प्रिंस के रूम में चली गई थी, जहां की सजावट मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने वहां एक कुर्सी देखी जो जैद से बनी हुई थी, मुझे वो सबसे अजीब लगी। तभी वहां प्रिंस आ गए और मैं वहां छुप गई। पर जिसे ही प्रिंस ने अपना जैद स्टैम्प उस कुर्सी में लगाया तब मुझे पता चला कि इसने असली इंसानों को स्टैम्प की मदद से जैद का बना दिया। वो मुझ भी उस कुर्सी का हिस्सा बनाना चाहता है। वांग, तो तुमने प्रिंस के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई और तुमने तब तियानसिन सेक्ट को क्यों नहीं छोड़ा? ली तियानसिन, मेरी पूरी फैमिली तियानसिन टेरिटरी में रहती, मैं ऐसा कुछ करती तो मेरे परिवार वालों को जान का खतरा हो सकता था। वांग, तो तुम मेरे सेक्ट की मदद से इन सब से दूर भागना चाहती हो? यूरी एम्पायर में डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के अलावा कोई भी सेक्ट एम्परर के खिलाफ नहीं जा सकता। तो मुझे सेक्ट से बहुत उम्मीद है। वांग, तुम्हारे पास कौन सी खास स्किल्स है जो मैं तुम्हें सेक्ट में एक्सेप्ट करूं? ली तियानसिन, मेरे सेक्ट को बस इतना पता है कि मैं टैलेंटेड हूं, पर मैं एक 8वीं ग्रेड की अल्केमिस्ट हूं। उसकी बात सुन सभी डिसिपल चौंक जाते हैं। एक 8वीं ग्रेड की अल्केमिस्ट जो बस 20 साल की है। वांग, एक 8वीं ग्रेड की अल्केमिस्ट इतनी इंपॉर्टेंट है क्या? मू यूफे, मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। काफी समय पहले किसी अनजान कारण के चलते अल्केमिस्ट मैजिक को कल्टीवेशन से अलग कर दिया गया, और आज के समय में अल्केमिस्ट की संख्या बहुत कम है। तीनों एम्पायर को मिलाकर उनके पास 8वीं ग्रेड के केवल 5 अल्केमिस्ट है, और 20 साल की अल्केमिस्ट ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बाकी सेक्ट के लिए अल्केमिस्ट बहुत जरूरी हो सकते हैं। मेरे पास सिस्टम है, मैं बिना किसी अल्केमिस्ट के अपने डिसाइपल को कल्टीवेट करने में मदद कर सकता हूँ। वांग, चलो चलते हैं। ली हे, मैं मेरी पिछली लाइफ में अगर इससे मिल पाता तो मैं इसे बिल्कुल जाने नहीं देता और इसे अपनी टीम में शामिल कर लेता। मोटू ली लड़की को चीयर करता है। ली तियानसिन, सबका टाइम वेस्ट करने के लिए मैं सबसे माफी मांगती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग मेरे राज को राज ही रखेंगे। और ली तियानसिन वहां से जाने लगती है। वांग पीछे से आवाज लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो? हम सब डेमन सीलिंग अरेना की तरफ जा रहे हैं, क्या तुम साथ नहीं आओगी? वांग, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने को तैयार हूँ। आज से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। अब से जो भी तुम्हारे खिलाफ जाएगा, चाहे वो यूरी एम्पायर ही क्यों न हो, उसे हम बर्बाद कर देंगे। मोटूली, तुम ऐसे शौक क्यों खड़ी हो? तुम अभी कुर्सी नहीं बनी हो। सेक्ट मास्टर अपना डिसीजन बदले उससे पहले उन्हें एंट्री फीस दे दो। ली तियानसिन वांग को एंट्रेंस फीस देती है, जिसके बाद हम देखते हैं सब लोग एंशिएंट लैंड ऑफ फॉलन गॉड्स के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मोटूली को जो कहीं तो उड़ते हुए जा रहा है। वांग, ये की ग्रेविटी काफी ज्यादा है, तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे यहाँ। मोटूली, क्या कोई मुझे उठा के ले जा सकता है? तभी लिंग फे मोटू को एक जोरदार घूंसा मारता है। मोटूली उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। ली तियानसिन लिंग फे से पूछती है कि तुम सीनियर ब्रदर को इतनी बुरी तरह से मार रही हो, इससे उसकी कल्टीवेशन पर फर्क नहीं पड़ेगा। लिंग फे, सीनियर ब्रदर के पास ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक है, वो जितनी ज्यादा मार खाएगा उसकी कल्टीवेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। ये सुन ली तियानसिन कहती है कि सीनियर ब्रदर के पास तो बहुत ही खतरनाक फिजिक है। थोड़ा आगे जाकर लिंग फे देखती है कि आगे रास्ते पर अजीब तरह के पेड़ लगे हुए हैं, जिस पर मोटूली चिपका हुआ है। मोटूली, ये कोरल नहीं, पेड़ की जड़ें हैं। ये उल्टा जंगल है, यहाँ सब पेड़ पौधे उल्टे उगते हैं। तभी मोटूली पेड़ से नीचे गिरता है, जिसके बाद हम देखते हैं उनके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा है। वांग, ये एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर है, और शायद ये नोबिलिटी रेल्म की पीक पर है। तो कौन इससे मुकाबला करना चाहेगा? मोटूली, मैंने सुना है इस जंगल के जानवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, एक बार इन्होंने लड़ना शुरू किया तो किसी एक की मौत तक ये लड़ाई नहीं रुक सकती। अगर मैं लड़ने गया तो ये मोस्टर मुझे कच्चा चबा जाएगा। मू यूफे मॉन्स्टर से लड़ने आगे आता है। वांग, ये बिल्कुल सही मौका है ये देखने का कि पीछे कुछ दिनों में एल्डर येगुचान के साथ ट्रेनिंग करके तुमने कितना इम्प्रूव किया है। ली तियानसिन, ये टोनग्यून डिमोनिक ऐप है, एक बीस्ट जो नोबिलिटी रेल्म में है, पर क्लैन लीडर और सीनियर ब्रदर इसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये कोई आम जानवर हो। डिमोनिक ऐप मू यूफे पर अटैक कर देता है। मू यूफे भी जवाब में अपनी तलवार से बीस्ट पर अटैक करता है। बीस्ट उड़ता हुआ पेड़ों से टकराता हुआ दूर जाकर गिरता है।
मू यूफे फिर से बीस्ट पर अटैक करने आगे बढ़ता है, जिसके बाद बीस्ट और मू यूफे में लड़ाई शुरू हो जाती है। ली तियानसिन दोनों को लड़ता देख कहती है, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, क्या इस सेक्ट में सभी डिसाइपल इतने स्ट्रांग हैं? डिमोनिक ऐप अपने हाथों से उछल के फिर से मू यूफे पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। उसकी तलवार में बस हैंडल ही बचा है। तभी डिमोनिक ऐप मू यूफे पर फिर अटैक करता है। मू यूफे अपनी तलवार को देख कहता है, मेरे पास बस हैंडल बचा है। तभी मू यूफे डिमोनिक ऐप का अटैक डोज करके अपनी टूटी हुई तलवार उसके अंदर घुसाने की कोशिश करता है। ली तियानसिन कहती है, इसकी तलवार टूटी हुई है, ये ऐप से बच नहीं पाएगा। तभी हम देखते हैं मू यूफे अपनी टूटी तलवार से उस डिमोनिक ऐप को मार डालता है। ली तियानसिन ये देख चौंक जाती है और पूछती है, ब्रदर मू ने बिना ब्लेड की तलवार से टोनड्यून डिमोनिक ऐप को कैसे मार दिया? वांग, किसने कहा मू यूफे की तलवार में ब्लेड नहीं है? वो बस तुम्हें दिख नहीं रही है। मू यूफे अपनी 2 उंगलियों से इशारा करके तलवार को बाहर निकालता है, जिसे देख वांग कहता है, मू यूफे एल्डर साइमन की टेक्निक भी सीख रहा है। इसके बाद मू यूफे डिमोनिक ऐप के पॉइंट्स कलेक्ट कर रहा होता है। टोनड्यून डिमोनिक ऐप को मारने पर उसे 10,000 पॉइंट्स मिले हैं। तभी लिंग फे चिल्लाती है, ब्रदर मू संभल कर। जिसके बाद हम देखते हैं डिमोनिक ऐप के अंदर से एक शार्क निकलती है जो मू यूफे पर अटैक कर देती है। मू यूफे भी अटैक करता हुआ कहता है, पिछली लड़ाई में मेरी काफी ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई है, मैं सिर्फ एक बार और अटैक कर सकता हूँ। और वो उस शार्क को मार देता है, जिसके अंदर से मू यूफे की डिमोनिक सील निकलती है। मू यूफे, ये मॉन्स्टर मरते ही ब्लड में बदल गया। इसका निशाना मेरा डेमन सीलिंग टोकन था। इसका मतलब मुझ पर हमला करने वाला किसी और सेक्ट का मेंबर है। जिसके बाद एक और शार्क मू यूफे पर अटैक कर देती है, जिसे ली तियानसिन बीच में आकर बचा लेती है और खुद जख्मी हो जाती है, और वो शार्क जमीन में चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं वहां 3 लोग जमीन से निकलते हैं, जिसका लीडर कहता है, मेरा लक कितना अच्छा चल रहा है, मैंने एक बल्ड वेव शार्क अटैक से 2 नोबिलिटी रेल्म एक्सपर्ट को हरा दिया। ली तियानसिन, बल्ड तालिस्मान का यूज करके किसी के बल्ड को हथियार की तरह यूज करना, ये कोई टैलेंटेड कल्टीवेटर होगा जिसके पास इतनी यूनिक टैलिस्मन टेक्निक है। इसका मतलब ये चंगाई सेक्ट से फैंग मो है। फैंग मो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी सीनियर सिस्टर ली तियानसिन कि तुम मुझे ये मिलोगी मेरे शार्क के मुंह में। ली तियानसिन, फैंग मो, तुम इतने गिर गए कि तुम्हें दूसरे के पॉइंट्स चुराने पड़ रहे हैं। फैंग मो, मैं ये सब जीतने के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मेरे तरीके से दिक्कत क्यों है? अब जब तुम दोनों बुरी तरह घायल हो तो मरने से अच्छा होगा कि तुम मेरे लिए काम करो। मोटू ली और लिंग फे उनकी मदद को आगे बढ़ते हैं, वांग उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं ली तियानसिन अपनी बोतल से एक पिल निकालती है और उससे फेंगमो पर अटैक कर देती है, जिससे फेंगमो को बहुत जोर का बिजली का झटका लगता है। जिसे देख उसके चमचे घबरा जाते और पूछते हैं, सीनियर ब्रदर फेंग तुम ठीक तो हो ना? फेंगमो, ये मामूली सा बिजली का झटका मेरा क्या बिगड़ेगा? तभी फेंगमो शिफ्टिंग माउंटेन टनिंग सी टेक्निक यूज करके वो बिजली का झटका अपने चमचे के ऊपर ट्रांसफर कर देता है, जिससे उसके चमचे की मौत हो जाती है। जिसे देख ली तियानसिन कहती है, अपनी जान बचाने के लिए अपने चमचे की बलि दे रहे हो। फेंगमो, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो वो जिंदा होता। और फेंगली पर कई सारी शर्क से अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं मोटू ली उड़ता हुआ आता है और उन शार्क से टकरा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वांग ने ली को लात मारकर वहां पहुंचाया है। ली रोता हुआ कहता है, तुम अपनी लड़ाई में मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो? इस सेक्ट मास्टर को जब से मेरी ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक का पता चला है, ये जब चाहे तब मुझे ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रहे हैं। वांग, तुम्हारी आज की ट्रेनिंग पूरी हुई, अब तुम आराम कर सकते हो। आज मैं अपने डिसाइपल को ट्रेनिंग करवाने लाया था, पर कुछ गधों ने बीच में आकर सारा मूड खराब कर दिया। मैं एक पल भी इन्हें जिंदा नहीं देख सकता। फेंगमो, ये बेवकूफ कौन है और ये मेरे सामने क्यों भौंक रहा है? वांग ली हे से पूछता है कि तुम इन गधों को कितनी स्ट्राइक में खत्म कर सकते हो? ली हे, इन नमूनों को मैं एक ही अटैक में खत्म कर सकता हूँ। ली तियानसिन बोतल से हीलिंग पिल निकलकर खाने लगती है। उसकी मास्टर भी उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। ली तियानसिन, मैं अभी मारने वाली थी और तुम अब बाहर आ रही हो। मास्टर, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के लीडर तुम्हें देख रहे थे। तुम्हारी जान कभी खतरे में नहीं थी।
मैं ये देखने आई हूँ कि सीनियर ब्रदर ली है चंगाई सेक्ट के प्रोडिजी को एक अटैक में कैसे हराते हैं। फैंगमो, तुम कुछ ज्यादा ही घमंडी हो, तुम्हें लगता है तुम एक अटैक में मुझे हरा सकते हो। अगर तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है तो मुझे खुशी होगी तुझे मारने में। फैंगमो ली हे पर कई सारी बल्ब शार्क से अटैक करता है। की हे स्लाइड करता हुआ शार्क को डोज करता है। एक शार्क ली की साइड से आती है। ली अपनी तलवार शार्क के मुंह में डाल देता है और उस शार्क को दूसरी शार्क के मुंह में डाल देता है। इसे 5 वेव ऑफ क्लियर वेव टेक्निक के बारे में पता है। इसमें हर शार्क का अटैक पहले वाली से 2 गुना होता है। ये तीसरी और चौथी वेव का यूज करके 5वीं वेव को टक्कर देगा, जिसके बाद वह बहुत बड़ा धमाका होता है। ली तियानसिन की मास्टर कहती है उसने स्किल्स का यूज करके पावरफुल टेक्निक को हरा दिया। धुएं में से एक तलवार फेंगमो की तरफ बढ़ती है, जिसे फेंगमो अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है और कहता है मुझे तो लगा था तुम्हारे अटैक में थोड़ा तो दम होगा, पर मैंने अपने हाथों से इसे रोक लिया। ली तियानसिन कहती है फेंगमो तुम हर चीज का क्रेडिट खुद लेना चाहते हो, पर अटैक तुमने नहीं तुम्हारे चमचे ने रोका है। ये देख फेंगमो चिल्लाता है इम्पॉसिबल, और दोनों वही गिर जाते हैं। ली तियानसिन की मास्टर ली हे से इम्प्रेस हो जाती है। ये जरूर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का प्रोडिजी होगा, पर मुझे तो लगा ब्रदर ली का अटैक फेल हो गया, पर उन्होंने दोनों के सिर काट दिए जिसमें एक से ज्यादा अटैक हुए होंगे। उसकी मास्टर बताती है कि तुम गलत कह रही हो, उसने एक ही अटैक में दोनों के सिर काटकर एक दूसरे की बॉडी पर लगा दिए थे। ये सब उसने एक ही मूव में किया। ली हे वान को डेमन सीलिंग ऑर्डर देता है और कहता है इसमें उन सबके पॉइंट कलेक्ट हो गए हैं। वान सोच रहा होता है इस तरीके से हम टॉप पोजीशन पर आ सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं इस सीलिंग टूर्नामेंट का स्कोरबोर्ड, जिसे लोग बाहर से देख रहे होते हैं और एल्डर्स को मच्छर परेशान कर रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं स्कोरबोर्ड, जिसमें फर्स्ट रैंक पर यूनफे है 30,000 पॉइंट्स के साथ, सेकंड गु लंग जाई 20,000 पॉइंट्स के साथ। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। प्रिंस यूफे योरी एम्पायर के यंग जनरेशन के लीडर हैं। इतना बड़ा स्कोर तो पीछे टूर्नामेंट में भी नहीं था। फिर हम देखते हैं फेयुन सेक्ट के एल्डर लिन को, जो कहते हैं इस बार का डेमन सीलिंग टूर्नामेंट क्राउन प्रिंस यूफे ही जीतेंगे, पर मैंने ये उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी चंगाई सेक्ट से गु लंग जाई टॉप पोजीशन पर आ सकता है। चंगाई सेक्ट के एल्डर कहते हैं हमारा सेक्ट बेशक एक छोटा है, पर हमारा सेक्ट तुम्हारे सेक्ट से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एल्डर लिन, हमारे सेक्ट को खुद से कंपेयर मत करो, तुम्हारे सेक्ट से 20 लोग टूर्नामेंट में गए हैं, हमारे सेक्ट से सिर्फ 3 लोग गए हैं। एल्डर चेन, टूर्नामेंट अभी शुरू ही हुआ है। तभी चंगाई सेक्ट से कोई बोलता है ये अचानक से फेंगमो को क्या हुआ। एल्डर चेन चिल्लाते हुए कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा। वो स्कोर बोर्ड देखता है और कहता है फेंगमो के पॉइंट्स बढ़ने से रैंकिंग चेंज हुई है। फिर वो देख के चौंक जाता है और वो जनरल के पास जाकर कहता है जनरल चैंग लुओ, हमारे सेक्ट के प्रोडिजी का नाम स्कोर बोर्ड से हट गया है। क्या स्कोर बोर्ड में कोई खराबी आ गई है? इस स्कोर बोर्ड को मैजेस्टी ने खुद बनाया है तो इसमें कोई खराबी नहीं है। उसका नाम हटने का एक ही कारण हो सकता है, उसकी मौत। एल्डर चेन गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं किसकी इतनी हिम्मत हुई जो वो हमारे सेक्ट के प्रोडिजी को मार सके। लोग आपस में बात करने लगते हैं एक टॉप लेवल के प्रोडिजी को कौन मार सकता है। तियानसिन सेक्ट की मास्टर एल्डर चेन को बताती है कि डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के लीडर वान फैन के पॉइंट्स फेंगमो के पॉइंट्स के बराबर है। शायद उसी ने फेंगमो को मारा है, नहीं तो फेंगमो का नाम हटते ही वान फैन का नाम टॉप 20 में कैसे आ गया। एल्डर चेन गुस्से में आकर कहते हैं तुम्हारे मास्टर ने हमारे सेक्ट के प्रोडिजी को मारने की गुस्ताखी की, मैं तुम सबको मारकर उसका बदला लूंगा। एल्डर चेन इमोर्टल सेक्ट के एल्डर पर अटैक कर देता है। तियानसिन गिल्ड मास्टर कहती है एल्डर चेन मिड लेवल के शुवान किंग एक्सपर्ट हैं। ये सब एल्डर अब मरने वाले हैं। एक बहुत बड़ा वाटर ड्रैगन एल्डर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। एल्डर साइमन आगे आते हैं और कहते हैं इसे मैं संभालता हूं, और वो 2 उंगली से वाटर ड्रैगन के मुंह में फिंगर इन कर देते हैं। वो अटैक वाटर ड्रैगन को चीरकर एल्डर चेन के मुंह के आर पार जाकर जनरल की तरफ बढ़ रहा होता है। जनरल उस अटैक को 2 उंगलियों से रोक लेता है। जनरल देखता है कि उसकी उंगलियों पर एक मच्छर है। जनरल कहता है इसने एक मिड लेवल शुवान किंग एक्सपर्ट को एक मच्छर से मार डाला। जनरल अपने चमचे को बुलाकर डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहता है। पैलेस मास्टर कहती है पहले इन्होंने एक घोस्ट एल्डर का हाथ
एक सिल्क रिबन से काट दिया। और अब चंगाई सेक्ट के एल्डर को एक मच्छर से मार दिया। डिवाइन इमोर्टल सेक्ट, आखिर ये किस तरह का सेक्ट है? एल्डर कहते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे इतना पता है हमें मास्टर वांग फैन के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखने पड़ेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं एक पर्पल फ्लावर, जिसके सामने दो ग्रुप के लोग खड़े हैं। एक बिना बाल वाला ग्रुप, दूसरा लंबे बालों वाला ग्रुप। और इन दोनों ग्रुप को वांग का ग्रुप देख रहा होता है। वांग, ये मॉन्क और प्रीस्ट का ग्रुप, क्या ये आपस में लड़ाई करने वाले हैं? ली तियानसिन, इस फ्लावर को पर्पल मिस्टीरियस फ्लावर कहते हैं। ये फ्लावर पर्पल मिस्टीरियस पिल बनाने के काम आता है। ये पिल माकी रेल्म से शैन किंग रेल्म में ब्रेक थ्रू काम आती है। ये फ्लावर माकी रेल्म ट्रेजर है जिसके लिए ये दोनों ये खड़े हैं। लिंग फे और मू यूफे कहते हैं जूनियर सिस्टरली स्कीम एथद ग्रेड अल्केमिस्ट है। इतनी बुरी तरह जख्मी होने के बाद भी उसकी पिल से मैं बिल्कुल ठीक हो गया। वांग ली तियानसिन से पूछता है क्या तुम इन्हें जानती हो? ली तियानसिन बताती है कि ये लंबे बालों वाला ग्रुप फे यून सेक्ट से है और इनका लीडर फे यून सेक्ट का प्रोडिजी ये फेंग है। और बिना बालों वाला ग्रुप वू सियान सेक्ट से है और इनका लीडर वू सियान सेक्ट का प्रोडिजी वू नियान है। वांग पूछता है कि ये वू शियांग सेक्ट बुद्धिस्ट कल्टीवेटर है क्या? ली तियानसिन बताती है कि ये लोग बुद्धिस्ट कल्टीवेटर हैं और तीनों ग्रेट एम्पायर में ये अकेला बौद्धिस्ट सेक्ट है। इनकी कुछ टेक्निक है जिन्हें डिफेंड करना नामुमकिन है। वांग, ये बुद्धिस्ट सेक्ट काफी रेयर सेक्ट है, मुझे इन्हें अपने सेक्ट में ले लेना चाहिए। ये फैंग, ब्रदर वो अगर तुम ये पर्पल स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर मुझे देते हो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। वो नियान, बेनिफेक्टर ये फैंग, तुम इस सांसारिक दुनिया के मोह माया में फंसे हुए हो जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। अच्छा यही होगा कि ये पर्पल स्पिरिट मिस्टीरियस फ्लावर में अपने साथ वो शियांग सेक्ट ले जाऊं ताकि ये लालची लोगों से दूर रहे। ये फैंग, ये ट्रेजर उसके साथ जाना चाहिए जो इसके लायक हो और अगर तुम मुझे ये सीधे तरीके से नहीं दोगे तो हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा। वो नियान फे यू क्लाउड ड्रैगन का यूज करता है और कहता है ये टेक्निक मेरे सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक है। उसके चमचे अपने मास्टर की टेक्निक देख उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो नियान भी जवाब में अटैक करता है वो सियान प्रजना, जिससे उसके पीछे भी फायर ड्रैगन आ जाता है। मू यूफे दोनों को देख के मास्टर वांग से पूछता है, मास्टर आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों की लड़ाई देख वांग कहता है, ये फैंग लड़ाई जीतेगा। जिसके बाद दोनों ड्रैगन्स आपस में भिड़ जाते हैं। फाइट देखते हुए दोनों सेक्ट के डिसाइपल अपने अपने सेक्ट के प्रोडिजी की तारीफ करने लगते हैं। ये फैंग फे यू थाउजेंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करता है जिसके बाद हम देखते हैं फे यू के अटैक से वू नियान का ड्रैगन जख्मी हो जाता है जिसे देख फे यून खुश हो जाता है। उसे लग रहा होता है कि वो फाइट जीत गया और वो नियान को फाइट के लिए थैंक्स बोलता है। तभी वू नियान का फायर ड्रैगन फे यून पर पीछे से अटैक कर उसे जख्मी कर देता है। फे यून के चमचे अपने सेक्ट प्रोडिजी को हरा हुआ देख चौंक जाते हैं कि उनके सेक्ट प्रोडिजी को ऐसे कैसे हरा दिया। फे यून सेक्ट के लोग मन की ताकत देख चौंक जाते हैं। मू यूफे फे यून को हरा देख वांग से कहता है, मास्टर आपने कहा था कि फे यून लड़ाई जीतेगा पर वो तो हार गया। वांग कहता है थोड़ा सब्र रखो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वो नियान, बेनिफेक्टर फे तुम ये लड़ाई हार गए हो तो ये पर्पल स्पिरिट फ्लावर मेरा हुआ। फे यून कहता है किसने कहा मैं हार गया? जिसके बाद हम देखते हैं फे यून अपना रूप बदलने लगता है जिसे देख वू नियान कहता है फे यू सेक्ट का टॉप प्रोडिजी एक डेमन है। जिसके बाद हम देखते हैं फे यून अपनी डेमन फॉर्म में आ जाता है जिसे देख वू नियान कहता है तुम डिमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिशनर हो। जिसे सुन वू सियान सेक्ट और फे यून सेक्ट के लोग चौंक जाते हैं। वांग के डीसी भी ये देख चौंक जाते हैं। लिंग फे पूछती है कि ये डेमन फॉर्म क्या है? ली तियानसिन बताती है कि डीमन हेवन के दुश्मन होते हैं जिनका काम हर तरफ बर्बादी फैलाना होता है। कई सौ साल पहले डीमंस की वजह से ही सियान लॉन कॉन्टिनेंट में युद्ध शुरू हुआ था। डीमंस सियान लॉन कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर को अपने स्लेव बनाना चाहते थे। सियान लॉन कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए लाखों कल्टीवेटर्स ने खुद को कुर्बान कर दिया। सियान लॉन कॉन्टिनेंट वो जंग तो जीत गया, बदले में हमने बहुत कुछ खो दिया था। उस लड़ाई के बाद ही अल्केमिस्ट कल्टीवेटर्स गायब हो गए, पर अभी भी कई डीमंस अपना भेस बदलकर छुपे हुए हैं। उस समय के पावरफुल फैक्शन ने कमजोर डीमंस को मारा नहीं बल्कि ये उन डीमंस के जरिए कॉन्टिनेंट के कल्टीवेटर्स को ट्रेन करने लगे। लिंग फे
ली तियान से पूछती है क्या ये उन बचे हुए डीमंस में से है। ली तियान बताती है कि ये असली डीमंस के आगे ये कुछ भी नहीं है। ये आम कल्टीवेटर है जो डीमंस की डेमोनिक आर्ट्स को कल्टीवेट करते हैं जिससे वो खुद को डेमन में बदल सकते हैं। बिल्कुल उस ग्रेट डेमन शुवान शॉ की तरह जिसने हजारों साल पहले यूरी एम्पायर में तबाही मचाई थी। पर ग्रेट डीमन शुवान शॉ बिना डिमोनिक ऑरा के इन्फ्लुएंस के बिना भी अपनी डिमोनिक आर्ट्स को मास्टर किया हुआ था। डिमोनिक आर्ट्स का वायलेंट ऑरा शुवान शॉ को कंट्रोल नहीं कर सका। लिंग फे कहती है तभी ग्रेट डेमन सेक्ट में इतना फ्रीली घूमते रहते हैं। ली तियान सिन लिंग फे की बात सुन चौंक जाती है और पूछती है क्या सच में ग्रेट डेमन शुवान शॉ हमारे सेक्ट का हिस्सा है। वांग पूछता है क्या तुम्हें ये पहले से नहीं पता था। ली तियान सिन और ज्यादा हैरान हो जाती है कि ग्रेट डेमन भी इस सेक्ट का हिस्सा है। ये सच में कोई महान हिडन सेक्ट है। वो नियान फे यू सेक्ट के डिसाइपल ये फैंग तुम डिमोनिक आर्ट्स के प्रैक्टिशनर हो ये जानते हुए कि इसी आर्ट की वजह से कॉन्टिनेंट में तबाही मची थी। तुमने बहुत बड़ा क्राइम किया है। फे यून हाँ मैं डिमोनिक आर्ट्स प्रैक्टिशनर हूँ तो क्या हुआ। अगर ऐसे में स्ट्रांग बन सकता हूँ तो मैं असली डीमन बनने को भी तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं फे यून अपने और दूसरे सेक्ट के सभी डिसाइपल्स को मार देता है। वो नियान तुमने मेरे सेक्ट के लोगों के साथ अपने सेक्ट के लोगों को भी मार दिया। तुम सच में शैतान हो। फे यून कहता है मेरा राज जाने के बाद लोगों को मरना पड़ता है। फे यून पूछता है तुम्हारा ग्रेट ड्रैगन बिना सिर के कितना ग्रेट है। और फे यून वू नियान के ड्रैगन का सिर काट देता है जिससे वो नियान बुरी तरह जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फे यून मैंने इस डेमन आर्ट्स को सबसे छुपा के रखा था पर तुम्हारी वजह से मेरी सच्चाई सभी के सामने आई। तुम्हें इस बात पे गर्व होना चाहिए। तभी वहां वांग की एंट्री होती है और वो एक तिनके की मदद से वू नियान को फे यून के हाथों से बचा लेता है। वांग वो शियांग सेक्ट के प्रोडिजी मेरा सेक्ट इस डेमन को खत्म कर सकता है पर बदले में तुम्हें मेरा सेक्ट ज्वाइन करना होगा। वो नियान तुम मुझे अपना सेक्ट छोड़कर तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने को कह रहे हो और मैं ऐसा क्यों करूंगा। वांग अगर तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करते हो तो मैं तुम्हें बुद्धा बनने का मौका दे सकता हूँ। वो नियान तुम्हें बुद्धा का मतलब भी पता है क्या। तीनों एम्पायर में अकेला हमारा सेक्ट ही बुद्धिज्म के रास्ते पर है और तुम मुझे बुद्धा बनने की अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहे हो। वांग अरे मुझे सब पता है टिकलू। वही वांग सोच रहा होता है कि ली तियान सिन के सेक्ट ज्वाइन करने पर उसे बुद्धिस्ट कल्टीवेटिंग टेक्निक मिली थी। तभी वांग बुद्धिस्ट टेक्निक का यूज करता है जिससे वांग के पीछे बहुत बड़ा बुद्ध का स्टैच्यू आ जाता है जिसे देख उसके सामने खड़े सब लोग अपने घुटनों पर आ जाते हैं। डेमन सोच रहा होता है कि ये इंसान कौन है, ये किस तरह का गॉड है। ली है तो ये लेवल है हमारे सेक्ट मास्टर का। सिर्फ धर्म मैनिफेस्टेशन से सब लोग इन्हें पूजने लगे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एम्पायर के क्राउन प्रिंस भी वही पास से गुजर रहे होते हैं। मैनिफेस्टेशन के सामने आते हैं प्रिंस का पूरा ग्रुप बुद्धा के आगे झुक जाता है जिससे प्रिंस गुस्से में आग बबूला हो जाता है। प्रिंस की चमची बताती है कि योर हाइनेस ये धर्म मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, इससे बहुत तेज प्रेशर बन रहा है। अगर हम इसके आगे नहीं झुके तो हमारी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। क्राउन प्रिंस मैं इस एम्पायर का क्राउन प्रिंस हूँ। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने घुटनों पर हूँ और तुम मुझे सिर झुकाने को कह रही हो। प्रिंस की चमची बेकल प्रिंस को समझाने के लिए एक चमचे को गला पकड़ उठा देती है जिससे उसका सिर फट जाता है। चमची कहती है मास्टर इस पावर के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। सिर झुकाने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्राउन प्रिंस अगर मुझे पता चल गया कि ये धर्म मैनिफेस्टेशन किसने यूज किया है तो मैं उसे खत्म कर दूंगा। फे यून जो कि डेमन बना हुआ है वो कहता है मैंने इस ताकत को चुना था ताकि मुझे किसी के आगे झुकता न पड़े। अगर बुद्ध 1 फीट ऊंचा है तो मैं 10 फीट ऊंचा हूं। ये कहकर फे यून डीमन सावरेन धर्म मैनिफेस्टेशन का यूज करता है। वांग डीमंस कभी भी भगवान से नहीं जीत सकते। डेमन बुद्धा पर अटैक करता है। वांग के एक पॉम स्ट्राइक से डेमन की मौत हो जाती है। वो नियान कहता है ये डेमन एक पॉम स्ट्राइक नहीं झेल पाया तो मैं तो एक उंगली भी नहीं झेल पाऊंगा। जिसके बाद वांग सभी को उठने के लिए कहता है। डिसिपल कहते हैं मास्टर ये तथागता मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग है, हम इसका प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं। वांग इस टेक्निक की पावर देख खुश होता है और मैनिफेस्टेशन को कैंसल कर देता है। जिसके बाद वांग मु यूफे से यूफे के पॉइंट्स इकट्ठे करने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं क्राउन प्रिंस को जो प्रेशर से आजाद हो गया।
प्रिंस अपनी चमची से कहता है, मेरी जान बचाने के लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चमची प्रिंस को थैंक्स कहती है। तभी प्रिंस अपनी सील निकालकर चमची के सिर पे लगा देता है और उसकी चमची जेड की बन जाती है। दूसरा चमचा ये सब देख अपनी जान की भीख मांगने लगता है और वो अपनी दोनों आंखें फोड़ लेता है और कहता है, योर हाइनेस मैं अंधा हूं, मैंने कुछ नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं डेमन सीलिंग रैंकिंग अपडेट हुई है। तभी कोई पूछता है कि फेयू सेक्ट के ये फैन के साथ क्या हुआ, उसका नाम लिस्ट से क्यों हट गया। तभी फेयू सेक्ट के लीडर गुस्से में खड़े होते हैं और कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो फेयू सेक्ट के प्रोडिजी को मार सके। तभी फेयून सेक्ट का कोई बोलता है, इमोर्टल सेक्ट का नाम फेयून के पॉइंट्स के बराबर है, शायद उसी ने फेयून को मारा है। एल्डर गुस्से में चिल्लाते हैं, डिवाइन इमोर्टल सेक्ट। तभी एल्डर ये गुचांग आगे आते हैं और कहते हैं, अब मेरी बारी है। तभी एल्डर मरे हुए एल्डर को याद करते हैं कि उसे एक मच्छर से मार दिया था। और तभी फेयून सेक्ट के एल्डर कहते हैं, अभी ये साबित नहीं हुआ है कि डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ने ये फैन को मारा है। वही आदमी कहता है, पर मास्टर वान के पॉइंट्स ये फैन के बराबर है। तभी एल्डर उस पर अटैक कर उसे मार देते हैं और कहते हैं, तुम हम एल्डर्स में लड़ाई करवाना चाहते हो। तभी दूसरे सेक्ट के एल्डर कहते हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसे एक्सेप्ट कर लो, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो नियान वान को उसकी जान बचाने के लिए थैंक कहता है। वान पूछता है, तो क्या तुम मेरा सेक्ट ज्वाइन करना चाहोगे। वो नियान फिर से वान को थैंक्स कहता है इनविटेशन के लिए, पर मैं अपने सेक्ट को नहीं छोड़ सकता। वान कहता है, मैं तुम्हें अपने सेक्ट को धोखा देने को नहीं कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तुम मेरे सेक्ट में आकर ट्रेनिंग करो और इनलाइटमेंट अचीव करो। उसकी बात सुन वो नियान चौंक जाता है और वांग से उसे सेक्ट में लेने के लिए कहता है। वांग एंट्रेंस फीस लेकर वो नियान को सेक्ट में एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि ली तियान सिम की कल्टीवेशन से जुड़ा है, जिसके बदले उसे 30,000 सेक्ट पॉइंट और एक स्पेशल लॉटरी चांस मिलता है। जिसके तुरंत बाद वांग लॉटरी को यूज करने के लिए कहता है, जिसमें वांग को डम्बो कॉन्फ्रेंस मिलता है, जो कि पिल फॉर्मूला बुक है। जिसके बाद हम देखते हैं किसी अंधेरे वाले पैलेस में एक कब्र रखी हुई है जिसमें से आवाज आती है, हस्बैंड। तभी वांग एक जोरदार चाटा मोटू ली के गालों पर दे देता है। मोटू ली, सेक्ट मास्टर, मुझे पता है मेरे पास ब्लैक स्पिरिट टॉर्टस फिजिक है, पर तुम एकदम अचानक मेरी ट्रेनिंग शुरू नहीं कर सकते। वांग, अभी अभी तुमने मुझे किस नाम से बुलाया। मोटू ली, मैं आपको किस नाम से बुलाऊंगा। तभी आवाज आती है, हस्बैंड। ये सुन मोटू का भी मुंह बन जाता है। तभी वांगली किंग पर अटैक करने वाला होता है। लिंग फे वांग को पकड़ रोक लेती है और बताती है, सेक्ट लीडर एल्डर ब्रदर ने आपको हस्बैंड नहीं कहा। ये आवाज उन लाशों से आ रही है। जिसके बाद वो लाशें खड़ी हो जाती है और कहती है, हस्बैंड, आखिर तुम मुझे ढूंढते हुए आ ही गए। वांग उन लाशों पर अटैक कर उन्हें खत्म कर देता है। तभी एक डेड बॉडी वांग को पीछे से पकड़ कहती है, हस्बैंड, मैं फॉलेन गॉड्स के एंशिएंट लैंड की गहराइयों में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वांग तथागता मैनिफेस्टेशन का यूज करता है और कहता है, ये डीमन शुवान शॉ ने कैसे कैसे डीमंस को पाला हुआ है, जो लाशों का इस्तेमाल कर मुझे परेशान कर रहे हैं। वांग अपने सिस्टम से पूछता है, मुझे हस्बैंड कहने वाला कौन है। सिस्टम बताता है कि इसकी डिटेल के लिए वांग को 1 बिलियन सेक्ट पॉइंट्स देने पड़ेंगे। 1 बिलियन सेक्ट पॉइंट अगर मैं खुद को भी बेच दूं तो इतने सेक्ट पॉइंट इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। सिर्फ जानकारी के लिए 1 बिलियन पॉइंट्स मतलब ये शख्स कोई बिग शॉट है और अभी वो फॉलेन गॉड्स के एंशिएंट लैंड की गहराइयों में है। जिसके बाद वांग वहां जाने का प्लान बनाता है और कहता है, अगर वह खतरा हुआ तो वो कभी भी एल्डर्स को सम्मन कर सकता है। वांग अपने डिसाइपल से कहता है, डेमन सीलिंग कॉम्पिटिशन में अभी 2 दिन बाकी है। इन 2 दिन में तुम अकेले खुद को ट्रेन करोगे और मैं फॉलेन गॉड्स लैंड की गहराइयों में जाकर मॉन्स्टर्स का सामना करूंगा। मू यूफे कहता है, सेक्ट लीडर, आज तक कोई भी फॉलेन गॉड्स के एंशिएंट लैंड की गहराइयों में नहीं गया है, वहां बहुत खतरा हो सकता है। वांग कहता है, क्योंकि आज तक मैं यहां नहीं आया। वांग डिसाइपल को कहता है कि तुम्हारा एक ही मिशन है, तुम्हें किसी भी हालत में डेमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस में टॉप 5 के अंदर आना है। सभी डिसिपल मिलकर कहते हैं, मास्टर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम डेमन सीलिंग लिस्टिंग में टॉप पर आकर इमोर्टल सेक्ट का नाम रोशन कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं वांग फॉलेन गॉड्स लैंड में जा रहा है। वो जितना नीचे जाता है ग्रेविटी उतनी ज्यादा बढ़ रही है और जितनी ज्यादा ग्रेविटी बढ़ रही है मेरी शुवान एनर्जी उतनी जल्दी खत्म हो रही है।
तभी वांग देखता है उसके सामने बहुत सारे डेमोनिक बीस्ट आ जाते हैं। तभी वांग उन डीमंस पर तथागता मैनिफेस्टेशन से अटैक करता है और उन डीमंस को एक ही अटैक में खत्म कर देता है। इन डेमन बीस्ट के झुंड को खत्म करने के बाद अभी भी जमीन हिल रही है। तभी वांग के सामने एक स्नैक डोमिनिक बीस्ट आता है, जिसे देख वांग कहता है तो सब बीस्ट तुमसे डरकर भाग रहे थे। वो डिमोनिक स्नैक वांग पर अटैक करता है। वांग भी बीस्ट पर बुद्धा मैनिफेस्टेशन से अटैक करता है, जिससे डिमोनिक स्नैक की मौत हो जाती है। वांग कहता है ये डोमिनिक स्नैक तो बहुत कमजोर था, वो डीमंस इससे डर के नहीं भाग रहे थे। इस डेमन के अंदर कुछ है जिससे वो डीमंस डर के भाग रहे थे। उस डेमन का हॉट चमकने लगता है और वहां ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वांग का मैनिफेस्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देख वांग चौंक जाता है। कोई कीड़े जैसी चीज वांग के सामने है। वांग सिस्टम से उस कीड़े के बारे में पूछता है। सिस्टम बताता है कि ये नेदरवर्ल्ड फायरफ्लाई है। ये फायरफ्लाई पूरी दुनिया में सिर्फ एक बार जन्म लेता है। ये क्रिएचर शुवान किंग रेल्म के साथ जन्म लेता है। लेजेंड्स का कहना है कि ये लेजेंड्स से भी पावरफुल है। वांग कहता है तुम मेरे बुद्धा मैनिफेस्टेशन को एक अटैक में डिस्ट्रॉय करके बहुत खुश हो रहे हो। वांग, मैं शायद तुम्हें न हरा सकूं पर मैं भाग सकता हूं। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए या और नई नई मांगा और एनिमे की कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बना पाऊं।